उन्होंने विस्तृत संस्करण नहीं पढ़ा था। ब्रेसल प्रकाश के नियमों का प्रशिक्षण लेता है। वह दूसरों के प्रति बहुत ईमानदार और दयालु है और अपने दोस्तों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहता है। इसलिए उसके कई अच्छे दोस्त हैं। बस मुझे यह अजीब लगता है, इस तरह के स्वभाव के बावजूद वह इतने सालों तक जिंदा रह पाया। यह अकल्पनीय है। कमांडर विल्हेम हंसा। लिनली भी सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। यदि खुफिया रिपोर्ट सही होती तो इस ब्रेसले को एक आदर्श व्यक्ति कहा जा सकता था। बेबे ने बुदबुदाते हुए कहा, ऐसे अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति का दिव्य विमान जैसे जानलेवा और हिंसक स्थान पर जीवित रहना और यहाँ तक कि 7 सितारा शैतान के स्तर की शक्ति तक पहुँचना, ये वास्तव में अकल्पनीय है। चलो चलें। वे दोनों फिर से लड़ रहे हैं। लिनली शांति से हंसी। फौरन लिनली का समूह तेज गति से आगे बढ़ा। एक धुंधली परछाई चमकी और ऐसा लगा जैसे वे हवा में गायब हो गए हों। घास वाली जमीन पर तात्विक सार से बनी एक इमारत थी। उसके आगे एक चमकती लहराती झील थी। झील के ऊपर हवा में 2 आकृतियां थीं जो लड़ रही थीं और तेज गति से आगे बढ़ रही थीं। स्विश। एक नीला वस्त्रधारी आकृति जिसका शरीर बिजली की चमक से चमक रहा था, लगातार दूसरी सफेद वस्त्रधारी आकृति की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से घूम रही थी। फिर भी सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। बस वह अपने दुश्मन को पकड़ नहीं पाया। हालांकि उसकी रक्षा बेहद मजबूत थी। एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ सफेद वस्त्रधारी आकृति का शरीर अचानक फैल गया। उसकी त्वचा तुरंत नीली हो गई और उसके हाथ पैर बड़े हो गए। उसके शरीर पर सफेद रून भी दिखाई देने लगे और उसके शरीर की नीली नसें उभर आईं जो उसके पूरे शरीर पर सांप की तरह मुड़ गईं, जबकि उसके माथे से 2 तीखे सींग निकले। टकराना टकराना। नीले वस्त्रधारी आकृति के हमले लगातार सफेद वस्त्रधारी आकृति के शरीर के ऊपर हुए, लेकिन सफेद वस्त्रधारी आकृति की चमड़े जैसी त्वचा उस सफेद प्रकाश से सुरक्षित थी और उसने टक्कर के बल से पीछे हटने का सहारा लिया। दोनों को केवल कमांडर स्तर के पास ही माना जा सकता है। लिनले ने झील के ऊपर 2 दूर की आकृतियों को चमकते हुए देखा और अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हुए वह शांति से हंसा। संप्रभु, कमांडर विल्हेम ने आदरपूर्वक कहा, ये गांसला बेहद तेज है और इसके हमले भी बेहद मजबूत माने जा सकते हैं। इसकी कोई खास कमजोरी नहीं है, लेकिन साथ ही इसमें कोई खास जबरदस्त ताकत भी नहीं है। इस ब्रेसले की बात करें तो इसकी खासियत इसके शरीर और इसकी सुरक्षा है। इसका बचाव बेहद मजबूत है, खासकर रूपांतरित होने के बाद। उच्च स्तर के विशेषज्ञों के लिए भी इसे मारना आमतौर पर मुश्किल होता है। देखो, हालांकि यह गांसला अपनी गति के बल पर ब्रेसले पर कई वार कर सकता है, फिर भी ब्रेसले पर इसका कोई असर नहीं होता। लिनली ने थोड़ा सिर हिलाया। यद्यपि श्वेत वस्त्रधारी ब्रेसले की रक्षा बहुत मजबूत थी, फिर भी इस लड़ाई में गांसला ने स्पष्ट रूप से बढ़त बना ली। हाँ, मेरे दोस्त गांसला, चलो यहीं रुकते हैं। सफेद वस्त्रधारी आदमी हंसा। अगर तुम अपनी सबसे खतरनाक चाल भी चलाओ तो मेरी आत्मा की रक्षा उसका सामना नहीं कर पाएगी। ब्रेसले, तुम्हारी शारीरिक सुरक्षा बहुत ज्यादा मजबूत है। नीला वस्त्र पहने आदमी भी हंसा। सफेद वस्त्र पहने उस आदमी का रूप धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसके माथे पर लगे 2 सींग गायब हो गए और वह वापस सामान्य इंसानी रूप में आ गया। मेरे शरीर की शक्ति मेरे जन्मजात गुणों का हिस्सा है, लेकिन वास्तविक शक्ति के मामले में मैं अभी भी तुमसे कमजोर हूँ, मेरे दोस्त गांसला। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति हंसा। अचानक उसने भौहें सिकोड़ी और दूर तक देखने लगा, जबकि उसके बगल में नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। लिनली का समूह दूर से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। लिनली के समूह में से केवल ब्लैक टॉर्टाइज आर्मी का कमांडर विल्हेम ही दिव्य पृथ्वी तल का निवासी था। उसकी स्थिति को देखते हुए इन दोनों ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन निश्चित रूप से, यद्यपि इन दोनों को ये पता नहीं था कि लिनली के समूह के सदस्य कौन हैं, फिर भी वे ये समझ सकते थे कि यह समूह आसानी से नाराज नहीं होने वाला था। ब्रेसले, सावधान रहना। मेरे हिसाब से तो वे सब काफी ताकतवर होंगे। नीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने संदेश भेजा। सब ठीक हो जाएगा गांसला, हमने उन्हें नाराज नहीं किया, वे बिना वजह हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति हंसा। ऐसा मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे जैसा है। नीला वस्त्र पहने गांसला स्पष्ट रूप से खुद को तैयार कर रहा था, क्योंकि वह लिनली के आगे बढ़ते समूह को घूर रहा था। और फिर गांसला ने ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सब लोग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम लोग मेरे यहाँ क्यों आए हो? मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। समूह का नेता, भूरे बालों वाला व्यक्ति, बोलते हुए सफेद वस्त्र पहने ब्रेसले की ओर इशारा कर रहा था। मेरा नाम ब्रेसल है, आप कौन हो सकते हैं? ब्रेसल हंसते हुए आगे बढ़ा। ब्रेसल। पास खड़ा नीला वस्त्र पहने गांसला तुरंत उन्मत्त हो गया और उसने उसे रोकने के लिए मन ही मन कहा, तुम उन्हें जानते भी नहीं, उनके पास मत जाना। लिनली ने गांसला की ओर एक नजर डाली, लेकिन एक विचार के साथ। गड़गड़ाहट। पृथ्वी प्रकार की सॉवरेन शक्ति का एक उभार तुरंत फैल गया, जो सॉवरेन की शक्तिशाली इच्छा शक्ति से भरा हुआ था। इसने गांसला और ब्रेसल को तुरंत अलग कर दिया, जिससे एक अवरोध बन गया जिसने ब्रेसल और लिनली के समूह को घेर लिया, जबकि गांसला को बाहर ही रखा गया। नीले वस्त्र पहने गांसला पृथ्वी प्रकार की संप्रभु शक्ति से स्तब्ध रह गया। वह पीछे की ओर उड़कर गिरे बिना नहीं रह सका, लेकिन एक बैकफ्लिप के साथ वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने पारदर्शी मिट्टी के पीले रंग के अवरोध के भीतर समूह को घूरा और उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। सोव, संप्रभु। लिनली की सरल तकनीक की शक्ति अत्यधिक भयावह थी। सफेद वस्त्रधारी ब्रेसल को भी यह स्थिति देखकर तुरंत होश आ गया।
वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। ब्रेसल महाराज को प्रणाम करता है। महाराज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको मुझसे क्या चाहिए? अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बताएं। ब्रेसले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। अगर तुम इसमें भाग लेने को तैयार हो तो तुम मेरे दूत बन जाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की एक संप्रभु कलाकृति प्रदान करूंगा। लिनली शांति से हंसा। ब्रेसले दंग रह गया। एक संप्रभु का दूत बनने के लिए, एक संप्रभु कलाकृति प्राप्त करने के लिए, ये तो मानो स्वर्ग से उस पर उतरी हुई किस्मत की एक बानगी थी। ब्रेसल को एक पल के लिए चक्कर सा आ गया। अनगिनत सालों की ट्रेनिंग के बाद कौन शिखर तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेगा? बस डोमेन लॉर्ड या लॉर्ड प्रीफेक्ट स्तर का कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं कि सॉवरेन आर्टिफैक्ट हासिल कर पाए। आखिरकार वहां तो बस कुछ ही एमिसरीज थे, जबकि कमांडर स्तर के विशेषज्ञों की संख्या कहीं ज्यादा थी। मैं एक सम्राट का दूत। ब्रेसले शब्दों को दोहराने से खुद को नहीं रोक सका। जाहिर है, लिनली ने सिर हिलाया। लेकिन शर्त यह है कि आप इस मुकदमे में शामिल हों। क्या मैं पूछ सकता हूँ महाराज, ये कैसा परीक्षण है? ब्रेसल इतना उत्तेजित था कि उसका चेहरा लाल होने लगा था। लिनली ने शांति से हंसते हुए कहा, जल्दबाजी में सहमत मत हो। पहले इस मुकदमे की बारीकियों को ध्यान से सुनो। मुझे एक प्लेन युद्ध में तुम्हारी भागीदारी चाहिए, लेकिन ये प्लेन युद्ध अलग है। लिनली ने विस्तार से बताया कि यह प्लेन युद्ध कितना खतरनाक होगा। जैसे जैसे वह सुनता गया, ब्रेसले की आंखों में चमक और भी दृढ़ होती गई। उसे लगा कि इस भयानक प्लेन युद्ध में भी उसके जीवित बचने की संभावना है। सार्वभौम, मैं एक आत्मा रक्षक सार्वभौम कलाकृति प्राप्त करना चाहता हूँ। ब्रेसले ने जल्दी से कहा। सब हो गया। लिनली को खुशी का एहसास हुआ। लॉर्ड लिनली। ठीक इसी समय लिनली के मन में एक आवाज गूंजी। अरे! लिनली ने मुड़कर देखा तो दूर से दो आकृतियां उसकी ओर चमकती हुई जमीन पर उतरती दिखाई दी। दो सम्राट। पुस्तक 21, शिखर, अध्याय 32, सभा बिंदु। लिनली ने दोनों को अपनी नजरों से देखा और उनकी पहचान सुनिश्चित की। उन दोनों में से एक ने आग जैसा लंबा चोगा पहना हुआ था और उसके लंबे लाल बाल थे और उसके चेहरे पर एक सौम्य भाव था। यह अग्नि का एक छोटा शासक बोर्टे था। दूसरे की बात करें तो यह आदमी काफी हृष्ट-पुष्ट लग रहा था और कद काठी में लिनली के बराबर था। उसने एक लंबा धूसर चोगा पहना हुआ था और उसके बिखरे हुए छोटे बाल थे। ये पृथ्वी का छोटा शासक मानलू था। बोर्टे मनलू। लिनली शांति से हंसी। ये कैसा संयोग है कि तुम दोनों यहाँ मिल गए? तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? दोनों छोटे शासकों बोर्टे और मनलू ने एक दूसरे को देखा और फिर बोर्टे ने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए संदेश भेजा, लॉर्ड लिनली, सच कहूँ तो मनलू और मैं एक दूत की तलाश में आए हैं। ये ब्रेसले उन लोगों में से एक था जिनके बारे में हमने बहुत पहले ही तय कर लिया था। हम उसे अपना दूत बनाने के लिए आए थे। लॉर्ड लिनली, कृपया इसमें हमारी सहायता करें। हर सम्राट ने अपने दूतों के लिए सभी स्थान नहीं भरे थे। उदाहरण के लिए ब्लूफायर के पास केवल एक ही दूत था, फुसरो। उसके दूसरे दूत का चयन अभी बाकी था। इस आगामी प्लान युद्ध के कारण जिन कुछ संप्रभुओं के पास दूत के पद खाली थे, उन्होंने भर्ती करना और अपने स्थान को भरना शुरू कर दिया। लिनली का चेहरा डूब जाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बोर्टे और मनलू अपने दिलों में कांप उठे। लिनली आखिरकार बिजली के मुख्य शासक और प्रकाश के मुख्य शासक, एक भयानक शक्ति से भी बढ़कर था। केवल 4 मुख्य शासक ही लिनली से आगे निकल पाए। वे दोनों जो मामूली शासक थे, लिनली से कैसे तुलना कर सकते थे? बोर्टे, मैंने तुमसे कहा था कि भूल जाओ, पर तुम तो आने की जिद कर रहे थे। मनलू खुद को रोक नहीं पाया और मैसेज भेज दिया, चिंता मत करो, जब तक हम सम्मान करते रहेंगे, लिनली हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता है तो वह संधि का उल्लंघन करेगा। अग्नि के छोटे शासक बोर्टे ने जवाब भेजा। फिर वह लिनली की ओर मुस्कुराया और बोला, लॉर्ड लिनली, दिव्य पृथ्वी लोक में ब्रेसले के अलावा भी कई लोग हैं जिनकी रक्षा मजबूत है। आप आसानी से किसी और को चुन सकते हैं। लिनली ने बोर्टे और मनलू की ओर एक ठंडी नजर डाली। लिनली के कुछ कहने से पहले ही पास खड़ी बेबे गुस्से में आ गई और चिल्लाई, मेरे बॉस ने एक दूत चुन लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें उसे ले जाने का अधिकार है? अपना मुंह बंद करो। मनलू गुस्से से भौंकने से खुद को नहीं रोक सका और उसने बेबे को ठंडी नजर से देखा। दोनों लिनली से डरते थे, लेकिन बेबे जैसे महादेवता का उन्हें जरा भी लिहाज नहीं था। एक सम्राट की नजर में बेबे जैसा महादेवता तो बस एक चींटी ही था, और अब इस चींटी ने उन्हें गुस्से में उपदेश देने की हिम्मत कैसे की? इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती थी? अगर लिनली वहीं न होती तो शायद दोनों ने बेबे को तुरंत मार डाला होता। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, तुम दोनों को अपना मुंह बंद रखने की जरूरत है, लिनली ने गुर्राते हुए कहा। बोर्टे और मनलू के चेहरे थोड़े बदल गए। लॉर्ड लिनली, क्या हम ब्रेसले को खुद चुनने दें? आपकी क्या राय है? बोर्टे ने बेशर्मी से कहा और फिर लिनली की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए ब्रेसले की ओर देखने लगे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ब्रेसले, अगर तुम मेरे अधीन दूत बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक सॉवरेन कलाकृति भेंट कर सकता हूँ। ब्रेसले पूरी तरह से हैरान था। आज क्या हो रहा है? संप्रभु लोग मुझे अपना दूत बनाने के लिए क्यों झगड़ रहे हैं? ब्रेसल उलझन में था। सिर्फ वह ही नहीं, लिनली भी हैरान था। इन दोनों को क्या हो गया है? लिनली को समझ नहीं आया। वह तो बस एक दूत है। दिव्य पृथ्वी लोक में 7 सितारा स्तर के कई विशेषज्ञ हैं। वे किसी और को ढूंढ सकते हैं। इस ब्रेसल के लिए मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर उन्हें ऐसा व्यवहार करने की क्या जरूरत है? अपनी उलझन के कारण लिनली ने तुरंत उन दोनों सॉवरेन को नहीं भगाया।
वह जानना चाहता था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। मैं ब्रेसले थोड़ा हिचकिचाया। लिनली का दूत बनना एक अत्यंत खतरनाक परीक्षण था, लेकिन अभी अभी आए इस सम्राट ने किसी मुकदमे का जिक्र नहीं किया। स्वाभाविक रूप से ब्रेसले हिचकिचाए। बोल्टे, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसे प्लेनर युद्ध क्षेत्र में भेजने का इरादा नहीं रखते? लिनले ने ठंडे स्वर में कहा। अग्नि के अधिपति, बोल्टे ने सहजता से हंसते हुए कहा, अगर कोई दूत बनना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से उसे परीक्षा देनी होगी। ब्रेसले खुद को इस अग्नि सम्राट बोल्टे की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसने मन ही मन सोचा, इस अग्नि सम्राट ने पहले इसका जिक्र नहीं किया था। शायद मेरे सहमत होने के बाद ही उसने मुझे इसके बारे में बताया होगा। उसका व्यवहार बहुत सम्मानजनक नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के ब्रेसले ने सम्मानपूर्वक कहा, माफी चाहता हूँ, मैंने इस सम्राट का प्रस्ताव पहले ही स्वीकार कर लिया है। लिनली हंसा। बोल्टे और मनलू ने एक दूसरे को देखा। मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों को अपने बारे में और क्या कहना है। लिनली अब सचमुच दिलचस्पी ले रहा था। आखिर क्या वजह थी कि ये दोनों ब्रेसले के लिए लिनली से लड़ने पर अड़े रहे, यहाँ तक कि उसे नाराज भी कर दिया, सिर्फ एक दूत के लिए। लिनली को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें किसी शक्तिशाली मुख्य संप्रभु स्तर के विशेषज्ञ को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए, भले ही इसका मतलब एक दूत को खोना हो। क्या ये राजा मूर्ख थे? क्या उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? ऐसा भी नहीं था। तो फिर असली कारण क्या था? लॉर्ड लिनली, बोल्टे ने थोड़ा झुककर संदेश भेजा, ये लॉर्ड ऑर्लॉफ, भाग्य के प्रमुख शासक, ने ही हमें इस ब्रेसले को अपना दूत बनाने का आदेश दिया था। हम दोनों तो बस आदेशों का पालन कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते थे। कृपया हमारी थोड़ी मदद करें, लॉर्ड लिनली। लिनली दंग रह गया। भाग्य का मुख्य शासक ऑर्लॉफ? लिनली जानता था कि चारों मुख्य शासकों के नियंत्रण में एक एक शासक समूह था। उदाहरण के लिए, विनाश के मुख्य शासक के पास कई शासक थे जिनकी वह रक्षा करता था, जिनमें से कई ने तात्विक नियमों का प्रशिक्षण लिया था, जो नारकीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और उसके पक्ष में खड़े थे। आखिरकार सभी शासक जानते थे कि राजाज्ञाओं के चार मुख्य शासक सबसे शक्तिशाली थे, और इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उनमें से एक का अनुसरण करना आवश्यक है। भाग्य का प्रधान सम्राट अथाह शक्तिशाली था, इसलिए कई सम्राट उसके आदेशों का पालन करते थे। लिनली से पहले के दो सम्राट भी उनमें से थे। वास्तव में प्रकाश का प्रधान सम्राट ऑगस्टा भी भाग्य के प्रधान सम्राट का समर्थक माना जा सकता था, हालांकि उसे पूरी तरह से उसका अधीनस्थ नहीं कहा जा सकता था। हाँ, लॉर्ड ऑर्लॉफ के पास तो 12 पंखों वाले फरिश्तों की सेना पहले से ही है, उसे एक दो दूतों की क्या परवाह होगी? लिनली ने शांत हंसी के साथ जवाब दिया। हम लॉर्ड ऑर्लॉफ की योजनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। बोल्टे और मानलू दोनों बहुत सम्मानपूर्वक बोले। बोल्टे ने जवाब में लिखा, लॉर्ड ऑर्लॉफ ने हमें यहाँ आने और ब्रेसले नाम के किसी व्यक्ति को अपना दूत बनाने का आदेश दिया है। हालांकि लॉर्ड ऑर्लॉफ ने हमें यह नहीं बताया था कि हमें यह मिशन पूरा करना ही है, फिर भी हम उन्हें निराश तो नहीं कर सकते, है ना? इसलिए हम आपसे, लॉर्ड लिनली, मदद मांगना चाहेंगे। लिनली को अब समझ आने लगा था। हालांकि एक बात अभी भी उसे उलझन में डाल रही थी। ऑर्लॉफ भाग्य का प्रधान शासक है। वह इतना ऊंचा, महान है कि विनाश का प्रधान शासक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वह एक साधारण उच्च देवता ब्रेसल को क्यों याद रखेगा? लॉर्ड लिनली, बोल्टे ने फिर कहा, माफ कीजिए, मैंने इस ब्रेसले को अपना दूत मान लिया है। ये ब्रेसले को वचन देने जैसा है। एक सम्राट होने के नाते एक बार वचन दे देने के बाद मैं उसे कैसे वापस ले सकता हूँ? लिनली ने दोनों को एक शांत नजर से देखा। तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। बोल्टे और मनलू अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। लॉर्ड लिनली, यह वह व्यक्ति है जिसे भाग्य के प्रमुख शासक लॉर्ड ऑर्लॉफ ने व्यक्तिगत रूप से चुना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉर्ड ऑर्लॉफ को पता चल जाएगा। बोल्टे ने निडरता से कहा। लिनली का चेहरा उतर गया। धमकियां, उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसने उन दोनों की तरफ देखा और बस दो शब्द कहे, भाड़ में जाओ। बोल्टे और मनलू के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। अब कुछ भी कहने की हिम्मत न होने के कारण वे थोड़ा झुके, फिर तुरंत तेज गति से उड़ गए। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ का इस्तेमाल करके मुझे धमकाने के लिए? लिनली ने मन ही मन सिर हिलाया। ये दोनों शासक उसे धमकियों से झांसा देने की कोशिश कर रहे थे। लिनली जानता था कि ऑर्लॉफ किस तरह का इंसान है। वह हर दुश्मनी का बदला लेने वाला नहीं था। कभी कभी एक वरिष्ठ अधिकारी बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन अपने अधीनस्थों की तुच्छ हरकतों के कारण उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। वास्तव में छोटे शासकों और मुख्य शासकों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। केवल संप्रभुओं के समझौते के कारण, जब तक कि उनके बीच कोई शिकायत न हो, मुख्य संप्रभु छोटे संप्रभुओं पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। बोल्टे और मनलू पहले ही बहुत दूर उड़ चुके थे। लिनली बहुत ही बेकाबू और घमंडी है। बोल्टे खुद को रोक नहीं पाया और संदेश भेजा। हमने तो उससे मदद की भीख मांगने के लिए खुद को नीचे झुकाया और यहाँ तक कहा कि यह सब भाग्य के अधिपति के लिए है। वह अब भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। बोल्टे, आज तो तुम भी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। आखिरकार लिनली तो मुख्य शासक स्तर पर है, मनलू ने जवाब भेजा। बोल्टे ने हंसते हुए जवाब भेजा, चीफ सॉवरेन लेवल, वो तो बस एक बदमाश है जो बहुत भाग्यशाली है और किसी तरह 10,000 साल से भी कम समय में उस स्तर तक पहुंच गया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 3 सॉवरेन स्पार्क्स को मिला दिया था और उसके पास एक ओवरगॉड हथियार है। और मान लूं, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम कोई बड़ी गलती नहीं करते, क्या वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा?
बोल्टे को लिनली के बारे में बुरा प्रभाव पड़ा। लिनली अचानक से प्रसिद्धि में आ गया था। पहले एक छोटे शासक के रूप में उसने पवन के मुख्य शासक दिया से युद्ध करके उसे मार गिराया था, और फिर उसने बिजली के मुख्य शासक के एक शासक प्रतिरूप को नष्ट कर दिया था, और फिर प्रकाश के मुख्य शासक को बुरी तरह घायल कर दिया था। लिनली का प्रसिद्धि में उदय बहुत तेजी से हुआ। स्वाभाविक रूप से इससे कई शासकों में ईर्ष्या पैदा हुई होगी। बोल्टे उनमें से एक थे। बस हो गया। तुम उसे नाराज करने की सिर्फ कल्पना ही कर सकते हो, पर क्या तुम सच में ऐसा करने की हिम्मत करोगे? मनलू हंसे बिना नहीं रह सका और उससे ये सवाल पूछ बैठा। बोल्टे सिहर उठे। क्या वह हिम्मत करेगा? कतई नहीं। चलो दिव्य लोक वापस चलते हैं। दुर्भाग्य से हम लॉर्ड ऑर्लॉफ के आदेशों का पालन नहीं कर पाए, मानलू ने बेबसी से कहा। हालांकि लॉर्ड ऑर्लॉफ ने इसे कोई अनिवार्य आदेश नहीं बनाया था। हमारे लिए आदेश का पालन न कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों सॉवरेन के जाने के बाद लिनली ने ब्रेसले की ओर देखा और फिर शांति से हंसा। चूंकि तुमने मुझसे यह मांगा है, इसलिए मैं तुम्हें एक आत्मा रक्षक सॉवरेन कलाकृति प्रदान करता हूँ। आज से तुम मेरे अधीन छठे दूत बन जाओगे। लिनली ने हाथ हिलाया और एक अंगूठी के आकार की आत्मा रक्षक सॉवरेन कलाकृति प्रकट हुई। धन्यवाद सॉवरेन। ब्रेसले उत्साहित होकर अपने घुटनों पर गिर पड़ा और सॉवरेन कलाकृति को स्वीकार कर लिया। लिनली ने ब्रेसले की ओर देखा, फिर अपने बाकी 5 दूतों की ओर। हंसते हुए उसने कहा, आज से तुम 6 साथ रहोगे। अच्छी तरह प्रशिक्षण लो और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना सीखो। अगर तुम 6 प्लेनर युद्ध क्षेत्र में एकजुट हो जाओ, तो अगर तुम सावधान रहो तो तुम्हारे बचने की अच्छी संभावना है। हाँ महाराज। 6 लोग झुके। हालांकि तुम में से कुछ लोगों के पास सॉवरेन माइट की 1-2 बूंदें हैं, लेकिन प्लेनर युद्ध में ये काफी नहीं होंगी। लिनली ने हाथ हिलाया और 6 छोटे काले जेड फ्लास्क प्रकट हुए। इन 6 फ्लास्कों में भारी मात्रा में सॉवरेन माइट था। 2 जल प्रकार के सॉवरेन माइट थे, एक पृथ्वी प्रकार का सॉवरेन माइट था, एक वायु प्रकार का सॉवरेन माइट था, एक प्रकाश प्रकार का सॉवरेन माइट था और आखिरी वाला अंधकार प्रकार का सॉवरेन माइट था। एक संप्रभु के रूप में लिनली के लिए इस संप्रभु की शक्ति को इकट्ठा करना स्वाभाविक रूप से काफी आसान था। इन बोतलों में से प्रत्येक में सॉवरेन की 100 बूंदें हैं। प्लेनर युद्धों में इस्तेमाल करने के लिए ये पर्याप्त से भी ज्यादा हैं। लिनली ने 6 जेड फ्लास्कों को उन 6 लोगों की ओर उड़ाने की इच्छा जताई। 6 ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक बोतलें स्वीकार कर लीं। धन्यवाद महाराज। सभी 6 लोग कृतज्ञता से घुटनों के बल बैठ गए। ठीक है, उठो तुम सब। लिनली ने अपनी नजरों से उन 6 को घूरा। वह जानता था कि प्लेनर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे वहां से निकल नहीं पाएंगे। इस आगामी प्लेनर युद्ध में कितने बचेंगे? याद रखो, इस प्लेनर युद्ध में तुम्हें खुद को बिल्कुल भी ज्यादा जोर से नहीं धकेलना है। छिपना सहना सीखो। जिंदा रहना सबसे जरूरी है, दुश्मनों को मारना गौण है। हाँ महाराज। 6 दूत कृतज्ञता का भाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। लिनली दूर तक देखने के लिए मुड़ी। 5 शताब्दियां, 100 साल से भी कम समय में प्लेनर युद्ध शुरू हो जाएंगे। बेबे ने आलस से हाथ बढ़ाया। वाह, आखिरकार वापस जा रहे हैं। लिनली ने हल्का सा मुस्कुराया। ठीक इसी क्षण। महाराज, क्या हम एक क्षण प्रतीक्षा कर सकते हैं? छठे दूत ब्रेसले ने अजीब ढंग से सिर झुकाया। यह क्या है? लिनली ने उसकी ओर देखा। लिनली इस ब्रेसल के बारे में काफी उत्सुक था। वह दिखने में एक साधारण 7 सितारा शैतान स्तर का विशेषज्ञ था। ऐसा क्या हुआ कि भाग्य का मुख्य शासक ऑर्लॉफ उसे याद रख सका? ब्रेसले ने जल्दी से कहा, मेरा दिव्य अंधकार क्लोन कहीं और है। आप नरक लोक के हैं महाराज। अगर मैं भविष्य में प्लेनर युद्ध से बच गया तो स्वाभाविक रूप से मैं नरक लोक में ही रहना चाहूंगा। इस प्रकार मेरा दिव्य अंधकार क्लोन भी नरक लोक की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। दिव्य अंधकार क्लोन। लिनली काफी उलझन में थी। किसी व्यक्ति के लिए प्रकाश और अंधकार दोनों के नियमों का एक साथ प्रशिक्षण लेना बहुत दुर्लभ था। ओलिविया ऐसे ही एक व्यक्ति थे, जबकि ब्रेसले भी ऐसे ही एक व्यक्ति थे। पुस्तक 21, शिखर, अध्याय 33, बुलारेस। ब्रेसले, क्या आपके पास एक दिव्य अंधकार क्लोन भी है? काले कछुआ सेना के कमांडर विल्हेम ने आश्चर्य से कहा। लिनली ने विल्हेम की ओर देखते हुए शांति से हंसते हुए कहा, विल्हेम, काले कछुआ सेना के कमांडर होने के नाते आप पर्याप्त सटीक जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। आपको तो ये भी नहीं पता था कि ब्रेसले का एक दिव्य अंधकार क्लोन भी है। महाराज, आपके अधीनस्थ ने लापरवाही बरती। विल्हेम ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। ब्रेसले ने भी प्रणाम किया। महाराज, उपस्थित सभी लोगों के अलावा 5 से भी कम लोग मेरे दिव्य अंधकार क्लोन के बारे में जानते हैं, जो वास्तव में एक रहस्य है। चूंकि मैं आपका दूत बन गया हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं ये रहस्य आपसे नहीं छिपाऊंगा। लिनली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारा दिव्य क्लोन कितनी दूर है? उसे यहाँ आने में कितनी देर लगेगी? ज्यादा दूर नहीं, 10 दिन या उससे ज्यादा, ब्रेसल ने कहा। अरे बच्चे, ये कहना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। सिर्फ 10 दिन? इसका मतलब है कि हमें तुम्हारा 10 दिन इंतजार करना होगा। बेबे अचानक घूरने लगी। लेकिन ब्रेसल अजीब तरह से हंसा, फिर लिनली की तरफ देखा। मुझे 10 दिन चाहिए, लेकिन अगर सॉवरेन मदद करने को तैयार है तो बस एक पल ही काफी है। ब्रेसल सॉवरेन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि वे आश्चर्यजनक गति से चलते हैं। लिनली ने सिर हिलाया और हंसा। चलो चलें। ब्रेसल, तुम अपने दिव्य क्लोन की ओर रास्ता दिखाओ। हाँ सॉवरेन, मेरा दिव्य प्रतिरूप उत्तर पूर्व दिशा में है। ब्रेसल ने जल्दी से उस दिशा की ओर इशारा किया और दूर नीले वस्त्र पहने अपने अच्छे मित्र गांसला की ओर मुड़ा।
उसने तुरंत दिव्य संदेश भेजा, गांसला, मेरे मित्र, मैं सॉवरेन के साथ अभी प्रस्थान कर रहा हूँ। भविष्य में हमें फिर मिलने का अवसर मिलेगा। ब्रेसले, बधाई। दूर से गांसला लिनली के समूह को घूरते हुए अपने दोस्त के भाग्य पर प्रसन्न महसूस कर रहा था। चलो चलें। लिनली हंसी और बोली। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, उन्होंने पृथ्वी जैसी प्रभुतापूर्ण शक्ति का एक प्रवाह भेजा, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को अपने घेरे में ले लिया। फुफ, वे मिट्टी के पीले प्रकाश की चमक में बदल गए जो क्षितिज में गायब हो गए। गांसला ने अपना सिर उठाया, रोशनी को गायब होते देखा, फिर आह भरी। इससे पहले ब्रेसले मेरे साथ द्वंद्व युद्ध में था। किसने सोचा होगा कि पलक झपकते ही वह सम्राट का दूत बन जाएगा। उसने आसपास के घास के मैदानों पर नजर डाली, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सौभाग्य से कुछ दिन पहले ब्रेसले इस जादुई संरचना को पूरा करने में कामयाब रहा। हाल के दिनों में ब्रेसले गांसला के साथ रह रहा था, मुख्य रूप से गांसला को एक जादुई संरचना स्थापित करने में मदद करने के लिए। संरचनाओं के गहन रहस्य 7 मौलिक नियमों और 4 अध्यादेशों से भिन्न थे। वे अत्यंत विशिष्ट थे। संरचनाओं के विश्लेषण के लिए पर्याप्त धैर्य और उस क्षेत्र में प्रतिभा की आवश्यकता थी। इसमें जन्मजात प्रतिभा और विश्लेषणात्मक क्षमता दोनों की ही अत्यधिक आवश्यकता थी। 4 उच्च लोकों और 7 दिव्य लोकों में संरचना गुरुओं को उच्च पद प्राप्त थे। उदाहरण के लिए, जब लिनली ने इन्फिनल दायरे में प्रवेश किया था और एक फेंट परीक्षण में भाग लिया था, तो वह एक महल में प्रवेश कर गया था जो एक बड़े, शक्तिशाली गठन द्वारा संरक्षित था। बस, संरचनाओं का दाव सच्चा दाव नहीं था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कोई उनके जरिए अपनी ताकत बढ़ा सके। आज के बाद मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे। गांसला ने मुस्कुराते हुए अपनी टीम को सक्रिय किया। गड़गड़ाहट। लगभग 10 किलोमीटर की परिधि में अचानक एक धुंधली रोशनी चमकी, फिर गायब हो गई। देखते ही देखते इस क्षेत्र का दृश्य पूरी तरह बदल गया। झील और इमारत दोनों गायब हो गए और साधारण घास में बदल गए। स्पष्टतः यह एक अत्यंत शक्तिशाली भ्रामक जादुई संरचना थी। लिनली को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसने एक फॉर्मेशन मास्टर को अपना दूत स्वीकार कर लिया है। दुनिया विशाल और खाली थी। लिनली का समूह तेज गति से हवा में उड़ता रहा। लिनली ने ब्रेसले की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं, फिर कहा, ब्रेसले, तुम्हारा दिव्य क्लोन कहाँ है? आगे बढ़ो, हम लगभग वहाँ पहुँच ही गए हैं। ब्रेसले ने कहा, ठीक है, यहीं, सॉवरेन। आप रुक सकते हैं, ब्रेसल ने अचानक कहा। लिनली रुकते ही भौंचक्का हो गया। ये जगह पहले के घास के मैदानों से लगभग 10 करोड़ किलोमीटर दूर थी, लेकिन लिनली तक की 10 करोड़ किलोमीटर की दूरी कुछ शब्द कहने में लगने वाले समय में तय की जा सकती थी। क्या तुम्हें यकीन है? यहीं। लिनली उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सकी। ठीक है, मेरा दिव्य क्लोन यहीं है। ब्रेसल दूर तक देखते हुए हंसा। लिनली ने भी उसी दिशा में देखा। दूर उसने धातु के जीवों की एक श्रृंखला को उड़ते हुए देखा। साथ ही कुछ लोग अकेले ही इधर उधर घूम रहे थे। लिनली को आश्चर्य हुआ। उसे आसपास के इलाके में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसकी आभा ब्रेसले जैसी हो। वह यहाँ है। ब्रेसले हंसा। वास्तव में एक आकृति तेज गति से उड़ती हुई उनकी ओर बढ़ी। यह व्यक्ति एक लंबा, काला लबादा पहने हुए था और कद में ब्रेसले के बराबर था। बस कभी कभी उसकी आंखों में एक शैतानी रोशनी चमक उठती थी। पास आकर इस व्यक्ति ने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। अंधकार, ब्रेसले आपको प्रणाम करता है, महाराज। मौन। बाकी दूत, सेना कमांडर विल्हेम, बेबे, यहाँ तक कि लिनली भी। सब दंग रह गए। वे एक ही व्यक्ति हैं। लिनली ने अविश्वास से दोनों को देखा। सफेद वस्त्र पहने ब्रेसले ने बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से मुस्कुराया, जिससे अन्य लोगों को भी उसके प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार का एहसास हुआ। हालांकि काले वस्त्र पहने इस ब्रेसले से एक घृणित, बुरी भावना उत्पन्न हुई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों की आत्मा की आभा पूरी तरह से अलग थी। तार्किक रूप से कहें तो देवता बनने पर व्यक्ति की आत्मा विभाजित हो जाएगी, लेकिन हर आत्मा एक ही होगी। स्मृतियाँ, भावनाएं, अनुभूतियाँ सब एक जैसी होंगी। सिद्धांततः विभिन्न दिव्य प्रतिरूपों का आभामंडल और विचार एक जैसे होने चाहिए, है ना? महाराज, हम दोनों सचमुच एक ही व्यक्ति हैं, श्वेत वस्त्रधारी ब्रेसले ने आदरपूर्वक कहा। अधिक सटीक रूप से कहें तो अनगिनत साल पहले हम एक व्यक्ति थे। काले वस्त्रधारी ब्रेसले ने सफेद वस्त्रधारी ब्रेसले को एक नजर देखा। बेबे ने दोनों ब्रेसल्स को देखा, फिर मुड़कर लिनली को घूरने लगा। उसने मन ही मन सोचा, बॉस, क्या हो रहा है? ये दोनों एक ही इंसान हैं। ब्रेसले, तुम दोनों। लिनली ने दोनों को अपनी नजरों से देखा। सचमुच एक ही इंसान हो? तुम इसे कैसे साबित करोगे? सफेद वस्त्रधारी ब्रेसले ने काले वस्त्रधारी ब्रेसले की ओर देखा, फिर कहा, हम दोनों एक हो सकते हैं। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ शरीरों का विलय नहीं करना चाहता। काले वस्त्र पहने ब्रेसल ने बुदबुदाया, और फिर सफेद वस्त्रधारी ब्रेसले और काले वस्त्रधारी ब्रेसले एक दूसरे की ओर बढ़े और उनके शरीर एक हो गए, जिससे एक ही व्यक्ति बन गया। ब्रेसले, वे वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं। लिनली पूरी तरह से दंग रह गई। केवल एक ही व्यक्ति इस तरह से शरीरों को मिलाने में सक्षम होगा। अजीब बात यह थी कि दोनों के एक हो जाने के बाद एकीकृत व्यक्ति की आत्मा की आभा अलग थी। सफेद वस्त्रधारी ब्रेसले की आत्मा की आभा की शुद्धता और सौम्यता और काले वस्त्रधारी ब्रेसले की आत्मा की आभा की बर्बरता की तुलना में ये बिल्कुल अलग थी। यह एक मिश्रण था, और फिर भी विचित्र रूप से यह एक था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सब क्या है? लिनली ने हैरान होकर ब्रेसले को देखा। ब्रेसले ने आसपास के लोगों की ओर देखा, फिर झुककर कहा, महाराज, मैं ब्रेसले।
कल्पना कीजिए कि आप कह सकते हैं कि मैं एक साधारण जाति का नहीं हूँ। लिनली ने सिर हिलाया। उसका शरीर इतना शक्तिशाली था कि वह 7 स्टार फाइन स्तर के विशेषज्ञों के प्रहारों को सीधे झेल सकता था। एक साधारण व्यक्ति ऐसे प्रहारों का सामना कैसे कर सकता था? इसके अलावा रूपांतरण के बाद ब्रेसल के शरीर का मांस नाटकीय रूप से फूल जाता था और नीली त्वचा और जटिल सफेद रूनों से ढक जाता था। ये वास्तव में किसी सांप की त्वचा जैसा दिखता था और हाँ, उसके माथे से 2 सींग निकल आते थे। ये सब दर्शाता है कि ब्रेसले एक साधारण जाति का सदस्य नहीं था। मैं प्राचीन बुला जाति का सदस्य हूँ, ब्रेसले ने सम्मानपूर्वक कहा। बुला रेस, लिनली ने भौहें चढ़ाईं। हाँ महाराज, ब्रेसल ने आदरपूर्वक कहा। हमारी बुला जाति की जन्मजात प्रतिभाएं किसी दिव्य पशु की प्रतिभा से कमजोर नहीं हैं। लिनली को पता था कि दुनिया में कई अद्भुत प्राणी हैं, जिनमें से कुछ में अपनी जन्मजात दिव्य क्षमताएं हैं। उदाहरण के लिए एमेथिस्ट पर्वतों ने रेडवुड सम्राट को जन्म दिया था और पाताल सागर ने सबसे पहले वनस्पति आधारित जीवन रूप मृत्यु के प्रमुख सम्राट को जन्म दिया था। नरक लोक का सबसे पहला प्राणी विनाश का प्रमुख सम्राट। ये सभी अद्वितीय प्राणी थे। उनके जैसे कई प्राणी थे और सामान्यतः प्रत्येक भौतिक लोक 1 या 2 दिव्य पशु या अद्वितीय प्राणियों को भी जन्म देता था। उदाहरण के लिए यूलान प्लेन ने गोडीटा चूहे को जन्म दिया था। दूसरे विमानों में भी काफी संख्या में ऐसी ही क्षमताएं थीं, बस हर कोई अलग था। हालांकि कुछ में अद्भुत जन्मजात प्रतिभाएं थीं, फिर भी उनकी उपलब्धियां कम थीं। ब्रेसले ने कहा, हालांकि हमारी बुला जाति शक्तिशाली है, हमारे पास कोई जन्मजात दिव्य क्षमता नहीं है। कोई जन्मजात दिव्य क्षमता नहीं? बेबे हैरान होकर पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। कोई जाति जितनी अधिक शक्तिशाली होगी उतनी ही अधिक संभावना होगी कि उसमें जन्मजात दैवीय क्षमता होगी। स्वर्ग न्यायप्रिय है। हमारे पास कोई जन्मजात दिव्य क्षमताएं नहीं हैं, लेकिन हमारे पास जन्म से ही एक जन्मजात उपहार है। ब्रेसल हंसा। बुला जाति का हर व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्मृतियों से एक बहुत ही विशेष तकनीक से परिचित है, अपनी आत्माओं को रूपांतरित करने और फिर उन्हें 2 व्यक्ति बनाने की तकनीक। रूपांतरण, लिनली ने भौहें चढ़ाईं। ठीक है, रूपांतरित हो जाओ। ब्रेसल ने सिर हिलाया। किसी भी बुद्धिमान जीव में व्यक्तित्व की खामियां और कमजोरियां होंगी। उदाहरण के लिए मुझे जादुई संरचनाओं पर शोध करना पसंद है और मैं खुद को पूरी तरह से उनका विश्लेषण करने में खो देना चाहता था। लेकिन मेरे दिल में मैं दूसरी चीजों में भी इच्छाएं और रुचि रखता हूँ, जैसे कि औरतें, शक्ति और भी बहुत कुछ। ये चीजें मुझे शांत नहीं कर पाती और जादुई संरचनाओं के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। लिनली ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वह खुद बिना रुके प्रशिक्षण पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। सामान्यतः लिनली के 5 दिव्य क्लोनों में से केवल 4 ही एक साथ प्रशिक्षण लेते थे, जिनमें से एक विश्राम अवस्था में होता था। हम बुला अपने व्यक्तित्व, शरीर और विचारों को पूरी तरह से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। हम एक में अपनी इच्छाएं रखते हैं, जबकि दूसरे में अपने हृदय के लालच और नीचता को त्याग सकते हैं। इसके बाद हम अपनी आत्माओं को रूपांतरित होने और 2 आत्माओं में विभाजित होने दे सकते हैं, और इस तरह हम 2 व्यक्तियों में विभाजित हो जाएंगे। ब्रेसल हंसा। उदाहरण के लिए मेरा एक शरीर शांत और दयालु है। मैं पूरी तरह से जादुई संरचनाओं का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दूसरी आत्मा हर तरह की घृणित इच्छाओं से भरी है। वह मारकाट, लड़ाई और लूटपाट कर सकती है। दोनों आत्माएं एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहती। ब्रेसले हंसा। और चूंकि दोनों अपने अपने तरीके से चरम सीमा तक जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं बहुत प्रगति करूंगा। लिनली यह सुनकर पूरी तरह से दंग रह गई। यह एक अकेला व्यक्ति था जो कई मायनों में 2 व्यक्ति बन गया था। एक कहावत थी कि हर इंसान के दिल में एक राक्षस होता है। यहाँ तक कि सबसे नेक और श्रेष्ठ व्यक्ति के दिल में भी एक क्रूर प्रवृत्ति होती है। बस उन लोगों में बेहद जबरदस्त आत्मसंयम होता है और वे उसे अपने से दूर नहीं जाने देते। लेकिन ये बुला जाति, वे वास्तव में उस क्रूरता को पूरी तरह से अलग करने में सक्षम थे। किसी व्यक्ति की आत्मा बहुत जटिल होती है। जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो उसे स्वाभाविक रूप से एक आत्मा प्राप्त होती है, और जैसे जैसे वह अनुभव प्राप्त करता है, उसके विचार और आत्मा भी स्वाभाविक रूप से बदलते हैं। इस प्रकार उसकी आत्मा का आभामंडल भी सूक्ष्म रूप से बदलेगा। ब्रेसल शांति से हंसे। लेकिन निश्चित रूप से ये परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं होगा। आखिरकार जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी आत्मा का आभामंडल अनिवार्य रूप से निर्धारित हो चुका होता है। लिनली ने सिर हिलाया। वह इस सिद्धांत को समझता था। जब वह छोटा था तब वह आज की तुलना में थोड़ा अलग था। हालांकि दूसरे लोग अभी भी लिनली को एक नज़र में पहचान सकते थे, लेकिन वे ये भी बता सकते थे कि वह बदल गया है। देवता बनने के बाद आत्मा 2 भागों में बंट जाती है। हालांकि यह आत्मा का विभाजन मात्र है, मन और आभामंडल नहीं बदलते। या ज्यादा सटीक रूप से कहें तो वह अभी भी बिल्कुल वही व्यक्ति है, और इसलिए विचार भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ब्रेसल हंसे। लेकिन हम बुला जाति के लोग अलग हैं। हमारे 2 शरीरों के विचार, आत्माएं, व्यक्तित्व अलग हैं। हम 2 अलग अलग चरम सीमाओं पर पहुंच जाते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारी आत्मा की आभामंडल भी बदलेगी। जैसे ही उन्होंने कहा, ब्रेसले
एक बार फिर रूपांतरित हो गया तथा एक बार फिर दो व्यक्तियों में विभाजित हो गया। सफेद वस्त्रधारी ब्रेसले और काले वस्त्रधारी ब्रेसले। जब हम साथ होते हैं तो हमारे अलग अलग रवैये और अलग अलग काम करने के तरीकों की वजह से हम झगड़ भी पड़ते हैं। सफेद वस्त्र पहने ब्रेसल लिनली की तरफ देखते हुए हंसा। सॉवरेन, क्या तुम इसकी कल्पना कर सकते हो? विचित्र, अकल्पनीय। लिनली ने आश्चर्य से आह भरी। प्राकृतिक दुनिया वाकई एक विचित्र जगह थी। यहाँ तक कि इस तरह की नस्लें भी प्राकृतिक दुनिया द्वारा ही बनाई जा सकती थीं। हालांकि उनमें जन्मजात दैवीय क्षमताएं नहीं थीं, फिर भी उन्हें यह अनोखा नस्लीय उपहार दिया गया था। आपकी बुला जाति के कितने सदस्य हैं? लिनली खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। बहुत बहुत कम। सफेद वस्त्र पहने ब्रेसले ने सिर हिलाया। इतने सालों में मैं सिर्फ 3 बार ही मिला हूँ। जब हम बुला एक दूसरे से मिलते हैं तो आसानी से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इतने कम? बेबे हंसी। तो अगर तुम बुला मादा ढूंढना चाहो और बच्चा पैदा करना चाहो तो क्या ये बहुत मुश्किल नहीं होगा? सफेद वस्त्रधारी ब्रेसल चौंका, लेकिन फिर हंसा और अपना सिर हिलाया। सच तो ये है कि हमारी बुला जाति में पुरुष या स्त्री नहीं होते। हम खुद तय करते हैं कि हम कौन सा रूप धारण करना चाहते हैं। हमारी बुला जाति के लिए जन्म देने की प्रक्रिया वास्तव में बहुत सरल है। हम खुद को बलिदान करते हैं और अपनी जीवन ऊर्जा खर्च करके एक अंडा उगलते हैं। अंडा उगलते ही हम नष्ट हो जाएंगे। बदले में बच्चा अंडे को तोड़कर बाहर निकलेगा और दुनिया में उतरेगा। जन्म लेने के लिए व्यक्ति को मरना आवश्यक है। लिनली और बेबे ने एक दूसरे को देखा। वे आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। ये दौड़ वाकई अनोखी थी। पुस्तक 21, शिखर, अध्याय 34, संसार। जन्म लेने के लिए मरना जरूरी है। तो फिर पहला बुला कैसे पैदा हुआ? बेबे ने पलकें झपकाईं। ये सुनकर लिनली अपनी हंसी रोक नहीं सकी। बेबे, मुझे बताओ, पहला गोडीटर चूहा कैसे पैदा हुआ? लिनली ने कहा। बेबे अवाक रह गई। हम बुलास और कई अन्य अनोखी जातियां सभी स्वर्ग से जन्मी हैं। ब्रेसल हंसा। उदाहरण के लिए, मेरा जन्म नाला भौतिक लोक में हुआ था, लेकिन मेरी जाति के जिन 3 सदस्यों से मैं मिला वे सभी दूसरे लोकों से पैदा हुए थे। हालांकि मुझे पता है कि मैं एक बच्चे को जन्म देने के लिए खुद का बलिदान दे सकती हूँ, लेकिन अभी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। लिनली समझ गई। ये ब्रह्मांड का नियम था। जो जाति जितनी अधिक शक्तिशाली होती थी उसकी संख्या उतनी ही कम होती थी। उदाहरण के लिए, नीला अजगर, सफेद बाघ और 4 दिव्य जानवरों में से अन्य 2। उदाहरण के लिए, अथाह फल वृक्ष, मृत्यु का प्रमुख अधिपति और विनाश का प्रमुख अधिपति। ये सभी संभवतः अद्वितीय थे। हालांकि इस बुला जाति की क्षमता बहुत अनोखी थी, फिर भी वे गोडीटर चूहों या अथाह फल वृक्षों से तुलनीय नहीं थे। इसलिए तुलनात्मक रूप से उनकी संख्या काफी थी। उदाहरण के लिए, वर्षों से लिनली ने अकेले ही दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके दिव्य पशु जाति सुअनी सिंह के 100 से ज्यादा सदस्यों का सामना किया था। आखिरकार दिव्य जानवरों को भी वर्गों में विभाजित किया गया था। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मैंने एक बुला को अपना दूत मान लिया है। लिनली हंसी। और वो भी जादू की संरचनाओं में एक ग्रैंड मास्टर। बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। लिनली ने अपनी संप्रभु शक्ति को मुक्त कर दिया तथा समूह को अपने साथ ले आया तथा वह मिट्टी के पीले प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया, जो निकटतम टेलीपोर्टेशन एरे की ओर तीव्र गति से उड़ गया। जबकि लिनले का समूह नारकीय क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ रहा था, बोर्टे और मनलू, 2 छोटे शासक, दिव्य क्षेत्र में लौट आए। एकमात्र इमारत जो दिव्य क्षेत्र में हवा में मंडरा रही थी, ऑर्लॉफ गार्डन। यह उड़ता हुआ उद्यान 4 शासकों में से 2 सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक का निवास स्थान था। भाग्य के शासक ओर्लॉफ शांत बगीचों में ओर्लॉफ घास के ऊपर ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनकी छाती तक पहुंच रही थी। लॉर्ड ओर्लॉफ, बोर्टे और मनलू ने आते ही सिर झुकाया। ओह, तुम लौट आए। ओर्लॉफ मुस्कुराया। बोर्टे और मनलू खुद को सहज महसूस कर रहे थे। उनकी नजर में भाग्य के प्रमुख शासक ओर्लॉफ के अधीन होना एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। भाग्य का प्रमुख शासक ओर्लॉफ बेहद शक्तिशाली था। इसके अलावा वह दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। विनाश के प्रमुख शासक की बर्फीली और ठंडी प्रकृति को देखते हुए उसके अधीन होना बेहद अप्रिय होता, लेकिन भाग्य का मुख्य शासक, वह हमेशा मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करता था। बेशक वे सहज महसूस करेंगे और भाग्य के मुख्य शासक के प्रति और भी अधिक वफादार महसूस करेंगे। लॉर्ड ओर्लॉफ, आपने हमें उस आदमी ब्रेसले को दूत बनाकर ले जाने के लिए कहा था, लेकिन जब तक हम ब्रेसले को ढूंढकर उसकी पहचान कर पाए तब तक वह लिनली के साथ था। बोर्टे ने बेबसी से कहा। हमने उससे ब्रेसले को हमें सौंपने के लिए कहा था, लेकिन लिनली ने मना कर दिया। हमने आपका नाम भी लिया, लॉर्ड ओर्लॉफ, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसने हम पर भौंकना भी शुरू कर दिया। भाग्य के मुख्य शासक ओर्लॉफ ये सुनकर बस हंस पड़े। छोड़ो भी, ये लिनली आखिरकार मुख्य शासक स्तर का विशेषज्ञ है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका रवैया थोड़ा अजीब है। ठीक है, बोर्टे और मनलू दोनों ने झुककर प्रणाम किया। ठीक है, लगभग 1 सदी में प्लेन युद्ध शुरू हो जाएगा। भाग्य के प्रमुख शासक ओर्लॉफ खड़े हुए और फिर दूर तक देखने लगे। मुझे दिव्य प्रकाश तल पर भी जाना है। नारकीय क्षेत्र, ब्लडरेज महाद्वीप, इंडिगो प्रांत की सीमाओं के भीतर। फुश, आसमान से गुजरती हुई मिट्टी जैसी पीली रोशनी की एक किरण स्काइरॉइड पर्वतों पर उतरती हुई दिखाई दी। ये रोशनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि हाईगॉड के कई कुलों के लोग भी इसे देख नहीं पाए। स्काइरॉइड पर्वत लिनली की संपत्ति। लिनली का समूह अचानक से एस्टेट के भीतर खाली घास के मैदान में कहीं से प्रकट हो गया।
एल्डर लिनली। लिनली को देखकर नौकरानियां और पहरेदार बुरी तरह चौंक गए। सबने जल्दी से उसे सलाम किया या प्रणाम किया। हा लिनली, इस बार तो तुम काफी देर से गायब हो गए थे, एक आवाज गूंजी। बेरूथ और ब्लूफायर एक ही समय पर सामने आए। बेरूथ ने लिनली और बेबे को अपनी नजरों से देखा और उनके पीछे 7 लोगों को भी। ये 7 लोग 5 दूत थे और काले और सफेद वस्त्रधारी ब्रेसले। सेना के कमांडर विल्हेम ने जब लिनली का दल टेलीपोर्टेशन व्यूह पर पहुंचा तो विल्हेम ने उनके साथ जाने के बजाय टेलीपोर्टेशन व्यूह के पहरेदारों के साथ पीछे रहने का फैसला किया। ये वही दूत हैं जिन्हें तुमने ढूंढा था? बेरूथ हंसा। ठीक है, लिनली हंसी और सिर हिलाया। लेकिन जाहिर है दूतों को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। खास बात ये थी कि बेबे और मैंने उन 3 दिव्य विमानों का अच्छा खासा दौरा किया। पास में खड़ी ब्लूफायर खुद को रोक नहीं पाई और बोली, आप तो बिल्कुल निश्चिंत लग रहे हैं। ठीक है, आपने जो क्लोन एस्टेट में छोड़े थे वे सब ट्रेनिंग में क्यों डूबे हैं? मैं आपसे बात करना चाहती थी लेकिन कोई मौका नहीं मिला। लिनली केवल हंस सकती थी। दरअसल उसके 5 प्रमुख क्लोनों में से केवल उसका मूल शरीर ही शांत और सहज था। अन्य 3 सॉवरेन क्लोन, साथ ही उसका दिव्य अग्नि क्लोन, सभी प्रशिक्षण ले रहे थे। अभी आप यहीं रुक सकते हैं। लिनली ने अपने पीछे खड़े दूतों की ओर देखा और फिर दूर खड़ी एक नौकरानी की ओर देखा। उनके ठहरने की व्यवस्था करो। जी हाँ, बड़े साहब, नौकरानी ने आदरपूर्वक कहा। इस प्रकार 6 दूत उस दासी के पीछे पीछे यहाँ बसने के लिए चले आए। लिनली और बाकी 2 लोग एक मेज के चारों ओर बैठ गए। तीनों शराब पीने और बातें करने लगे। ओह, आप जो कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि पिछली 5 शताब्दियों में आपने काफी प्रगति कर ली है, बेरूथ ने आश्चर्य से कहा। लिनली ने सिर हिलाया। मेरी शक्ति पहले से लगभग 3 गुना ज्यादा है। 3 बार। बेरूथ और ब्लूफायर दंग रह गए। सच तो ये है कि जब से उसने चारों कानूनों को पूरी तरह से मिलाना शुरू किया था तब से लिनली की तलवार की मंशा की शक्ति भी बढ़ने लगी थी। अलग अलग नियमों के 3 गहन रहस्यों और अलग अलग नियमों के 4 गहन रहस्यों के सम्मेलन के बीच का अंतर लगभग 100 गुना था। लिनली के लिए अपनी शक्ति में केवल 3 गुना वृद्धि करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुख्य संप्रभु स्तर के विशेषज्ञ के लिए शक्ति में 3 गुना वृद्धि वास्तव में भयावह थी। हाँ, बहुत बढ़िया। बेरूथ अपने हाथों को मेज पर पटकने और आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि प्रकाश के मुख्य शासक के दिन अब गिने हुए हैं। ठीक है, लिनली ने सिर हिलाया। अगला प्लेनर युद्ध अब से 100 साल से भी कम समय में है। इस दौरान युद्ध के लिए लोगों को भेजने वाली सेनाएं एकत्रित होने लगेंगी। ऑगस्टा संभवतः भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ के साथ समन्वय करेगा, जैसा उसने पहले किया था। अभी हमला करने का समय नहीं है। इसके अलावा मेरी शक्ति अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं अभी इंतजार करूंगा। इंतजार करने का यही सही समय है और इससे भी बढ़कर मुझे पूरा विश्वास है। बेरूथ और ब्लूफायर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। लिनली ने ऑगस्टा को मारने का इरादा कभी नहीं छोड़ा था। ऑगस्टा और लिनली के बीच नफरत कई वजहों से उपजी थी। पिछली बार लिनली ने अपनी मां की जान की खातिर समझौता कर लिया था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। ऑगस्टा को स्वयं पता था कि लिनली अभी समय का इंतजार कर रहा था और अपने क्रोध को शांत कर रहा था। लेकिन ऑगस्टा की नजर में चूंकि लिनली पहले से ही एक आदर्श व्यक्ति था, इसलिए उसके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। लिनली उसके लिए डरने वाला व्यक्ति नहीं था। दरअसल ऑगस्टा ने बातचीत के दौरान लिनली को अच्छी तरह से धूल चटाने का मौका गंवा दिया। समय बीतता गया और पलक झपकते ही दशक बीत गए। लिनली के नियंत्रण में 6 दूतों को प्लानर युद्ध क्षेत्र की ओर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वे स्काइरॉइड पर्वतों के भीतर ही रहे। स्काइरॉइड पर्वत लिनली की संपत्ति। एक खाली जगह में काले वस्त्रधारी ब्रेसल और बाकी 5 दूत एक षटकोणीय तारा समूह में व्यवस्थित थे। दिव्य शक्ति का एक अत्यंत असाधारण प्रवाह उनके बीच निरंतर प्रवाहित हो रहा था। काले वस्त्रधारी ब्रेसल और बाकी 6 दूत लगातार तेज गति से इधर उधर घूम रहे थे। कभी हवा में उड़ रहे थे, कभी दूर जा रहे थे और कभी वापस नीचे उतर रहे थे। इसके अलावा वे अक्सर हवा की ओर हमले करते थे, जिससे एक के बाद एक स्थानिक दरारें पैदा होती रहती थीं। सब लोग रुक जाओ, सफेद वस्त्र पहने ब्रेसले ने भौहें चढ़ाकर चिल्लाया। तुरंत ही सभी 6 लोग जमीन पर आ गिरे। क्या बात है ब्रेसल? 4 पुरुष और 2 महिलाएं सफेद वस्त्र पहने ब्रेसल की ओर देखने लगे। ये गलत है। फिलहाल ये फॉर्मेशन जिस तरह काम करता है उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। आधी से ज्यादा ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। ब्रेसल अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। ये पहले से ही काफी शानदार है। माथे पर मछली के शल्कों वाली खूबसूरत महिला ने हंसते हुए कहा। जब हम 6 लोग एक साथ आते हैं तो हमारी आक्रमण शक्ति और रक्षा शक्ति दोनों ही नाटकीय रूप से बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हम में से जिनकी रक्षा शक्ति मजबूत है वे कमजोर रक्षा शक्ति वालों को कुछ और भार उठाने में मदद कर सकते हैं। जब हम एक साथ हमला करते हैं तो हम अलग अलग लड़ रहे 18 दूतों के बराबर होते हैं। कभी कभी सेना में शामिल होना अच्छी बात होती थी, कभी कभी ये बुरी बात भी होती थी। प्लेनर युद्धों के दौरान 6 दूतों का एक जगह इकट्ठा होना दुश्मन को एक ही बड़े हमले में उन सभी को खत्म करने का मौका देता था। हालांकि यदि वे 6 दूत एक जादुई संरचना के भीतर काम करने में सक्षम होते जिससे उनकी ताकत और सुरक्षा एक साथ जुड़ जाती तो स्थिति स्वाभाविक रूप से भिन्न होती। नहीं, इस संरचना को सक्रिय करने में बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद हो रही है। यह उस संसार संरचना से बिल्कुल अलग है जिसकी मैंने कल्पना की थी।
सफेद वस्त्रधारी ब्रेसली ने अपना सिर हिलाया। ठीक इसी क्षण संसार संरचना, एक आवाज गूंजी। लिनली और डेलिया साथ साथ उनकी दिशा में चल रहे थे। महाराज, सभी ने सिर झुकाया। लिनली सफेद वस्त्र पहने ब्रेसल को देखकर हंसा। ब्रेसल, फॉर्मेशन की कला में तुम्हारी उपलब्धियां काफी प्रभावशाली हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम छहों को लगातार इस फॉर्मेशन का परीक्षण करते हुए देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम छहों प्लेनर युद्ध क्षेत्र में देखने लायक चमत्कार बन जाओगे। जब किसी सॉवरेन के दूत अच्छा प्रदर्शन करते तो सॉवरेन की भी इज्जत बढ़ जाती। महाराज, यह अभी भी मेरी कल्पना से काफी अलग है। सफेद वस्त्रधारी ब्रेसली ने अपना सिर हिलाया। बहुत पहले मैंने इस संसार संरचना को विकसित करने में लगभग 100 मिलियन वर्ष लगाए थे ताकि मैं और काले वस्त्रधारी एक साथ मिलकर और भी अधिक शक्ति का संचार कर सकें। ये 6 पुरुषों वाली संरचना मैंने मूल संसार संरचना के विस्तार और विस्तार के आधार पर तैयार की है, लेकिन ये संरचना 6 लोगों का एक साथ जुड़ना कहीं ज्यादा कठिन है। लिनली ने सिर हिलाया। एक शक्तिशाली और उत्तम युद्ध संरचना विकसित करना अत्यंत कठिन था। उसे मात्र कुछ हजार वर्षों में विकसित करना असंभव था। ब्रेसले ने मूल संसार संरचना पर लगभग 100 करोड़ वर्ष बिताए थे। अब चूंकि यह नई संरचना उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित थी, इसलिए इसका विकास कहीं अधिक तेज था। हालांकि इसके बावजूद सैकड़ों वर्षों की आवश्यकता होगी। लिनली के पास खड़ी डेलिया ने हंसते हुए कहा, मेरे ख्याल से जब समय आएगा तो तुम छहों को एक ही तरह की सॉवरेन माइट का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह जब तुम फॉर्मेशन को सक्रिय करोगे तो तुम्हारी शक्ति बहुत कम बर्बाद होगी। हम भी यही योजना बना रहे थे, सफेद वस्त्रधारी ब्रेसली ने सम्मानपूर्वक कहा, लेकिन ये युद्ध संरचना स्पष्ट रूप से अभी भी पूर्ण नहीं है। फिर भी सॉवरेन प्लेनर युद्ध शुरू होने में हमारे पास बस कुछ ही दशक हैं। मुझे लगता है कि हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। अधीर मत बनो। लिनली शांति से हंसा। प्लेनर युद्ध 1000 साल तक चलेगा। 1000 साल का पहला भाग लोगों द्वारा एक दूसरे का शिकार और हत्या करने में बीतेगा। उन 1000 सालों के आखिरी कुछ क्षण ही अंतिम युद्ध के साथ समाप्त होंगे। तुम्हें बस अंतिम युद्ध से पहले प्रवेश करना है, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी 1000 साल हैं। जब समय आएगा मैं स्वयं तुम सबको प्लेनर युद्ध क्षेत्र में भेजूंगा। स्काइरॉइड पर्वतों से इन्फिनल दायरे के आयामी प्रवेश द्वार तक जो प्लेनर युद्ध क्षेत्र की ओर जाता है, यात्रा में बहुत समय लगेगा, लेकिन एक सॉवरेन के लिए आधे दिन से भी कम समय लगेगा। धन्यवाद महाराज। ये सभी लोग बहुत खुश थे। वे इस संरचना में जितना अधिक निपुण होते जाते, उनकी सुरक्षा और आक्रमण उतने ही अधिक शक्तिशाली होते जाते। इस प्रकार उनके बचने की संभावना उतनी ही अधिक होती जाती। तुम आगे बढ़ सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लिनली हंसते हुए डेलिया को ले गया। चुपचाप बिना आवाज के अगले 10 साल बीत गए। नारकीय क्षेत्र, अराजक समुद्र की गहराई में गड़गड़ाहट, मानव शरीरों की एक लंबी घुमावदार कतार से बना एक लंबा ड्रैगन दिखाई दे रहा था और लोगों का एक अनवरत प्रवाह दूर स्थित एक काले महल की ओर बढ़ रहा था। हजारों नरक लोक के विशेषज्ञ काले महल में उमड़ पड़े। काला महल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आगंतुकों का ये तांता काफी समय से लगा हुआ था। इस काले महल की एक खिड़की के सामने 2 लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ये लिनली और बोसोन थे। इस बार सचमुच बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। लिनली आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सकी। इस बार कई प्रतिभागी हैं। हालांकि ये दिव्य लोक और नरक लोक के बीच की लड़ाई है, फिर भी पाताल लोक और जीवन लोक जैसे अन्य लोकों के कई विशेषज्ञ हमारी तरफ से शामिल होने आए हैं। ब्लडरेज सम्राट बोसोन लिनली के साथ थे और बोलते हुए उन्होंने आह भरी। सैनिकों की संख्या के मामले में हम दिव्य लोक से कहीं आगे हैं, लेकिन गुणवत्ता के मामले में हम बहुत कमतर हैं। लिनली शांति से हंसा। विनाश के मुख्य शासक और बाकी लोग पूरी ताकत लगा चुके हैं। दिव्य लोक के लिए ये लड़ाई जीतना मुश्किल होगा। ठीक है लिनली, तुम्हारे 6 दूत कहाँ हैं? ब्लडरेज सॉवरेन ने अचानक पूछा। इतनी जल्दी क्या है? क्या अंतिम युद्ध से पहले सेना के साथ मिल जाना ही काफी नहीं है? लिनली ने हंसते हुए जवाब दिया। जैसा आप चाहें वैसा ही। ब्लडरेज सॉवरेन ने नीचे लोगों के निरंतर कभी न खत्म होने वाले प्रवाह को देखा। वह खुद को रोक नहीं पाया और आह भर दी। प्लेनर युद्ध शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग फिर से मरेंगे। लिनली ने भी थोड़ा सिर हिलाया। 1000 साल का प्लानर युद्ध शुरू हो गया था। पुस्तक 21 शिखर अध्याय 35 1000 साल। प्लेनर युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन संप्रभुओं ने अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध के परिणाम केवल अंतिम लड़ाई से ही निर्धारित होते थे। सम्राटों की आयु असीमित होती थी। हजारों साल पलक झपकते ही बीत गए। कई सम्राटों ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी थी कि इस प्लेनर युद्ध में किसकी जीत या हार की संभावना ज्यादा है। सबसे कम उम्र के सम्राट लिनली का क्या? वह अपनी ताकत में जबरदस्त वृद्धि के दौर से गुजर रहा था। युलान विमान की सीमाओं पर एक विशाल दिव्य विमान का जन्म हो रहा था। इस विमान के भीतर फुफ एक तेज हवा चली। इस तेज हवा से कुछ पहाड़ी चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गईं। यह नवजात विमान दिव्य शक्ति और तात्विक तत्वों की घनी मात्रा से भरा हुआ था, जो ठोस होकर अडिग चट्टानों में बदल गया, जिन्हें हवा से भी नहीं तोड़ा जा सका। ऊंचे बादलों को चीरते पहाड़, विशाल अंतहीन मैदान, अत्यंत सघन तात्विक तत्व इधर उधर तैर रहे थे और उनके बीच एक लंबी मांसल आकृति खड़ी दिखाई दे रही थी। एक उंगली के इशारे से कहीं से अचानक एक चमकदार हरा सूरज प्रकट हुआ, जो आकाश में ऊंचा लटक रहा था। 1100 साल बिताने के बाद आखिरकार हवा का ये दिव्य विमान पूरा हो गया है। हरे बालों वाले लिनली के चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी।
पिछले 1100 सालों के प्रशिक्षण ने लिनली को हवा के तात्विक नियमों के 6 गहन रहस्यों को सुझाने के स्तर तक पहुंचा दिया था। हालांकि हवा के तात्विक नियमों में कुल 9 गहन रहस्य थे। वायु के तात्विक नियमों के 6 गहन रहस्यों को एक साथ मिलाना पृथ्वी के नियमों के 4 गहन रहस्यों को एक साथ मिलाने के समान था। इस प्लेनर युद्ध की अंतिम लड़ाई में अभी 500 से ज्यादा साल बाकी हैं। मुझे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हल्के हरे बालों वाले लिनली ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रशिक्षण जारी रखा। वह इस समय 4 अलग अलग नियमों के गहन रहस्यों को एक साथ समेटने में तेज गति से आगे बढ़ रहा था। लिनली स्वाभाविक रूप से अब रुकना नहीं चाहता था। प्लेनर युद्ध शुरू होने के 765 वर्ष बाद नारकीय क्षेत्र स्काइरॉइड पर्वतों के ऊपर हवा में एक धुंधली रोशनी टिमटिमा रही थी। आसमान में लगातार एक के बाद एक स्थानिक आंसू दिखाई दे रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद प्रकाश की धुंधली किरण एक बार फिर स्काइरॉइड पर्वतों में लिनली की संपत्ति की ओर उतरी। रोशनी गायब हो गई और 6 आकृतियां दिखाई दी। वे काले वस्त्र पहने ब्रेसले और अन्य 5 दूत थे। नीचे से देख रहे सफेद वस्त्रधारी ब्रेसले आखिरकार मुस्कुराए। हा सफलता, बिल्कुल सही। हम 10% से भी कम ऊर्जा बर्बाद करते हैं। लंबे सुनहरे बालों वाली मादा विवा टाइटन ने आश्चर्य से आह भरी। दिव्य दैत्य 9 पूंछ वाला विंड्रोपर फॉक्स रसेल ने भी सिर हिलाया। जब हम 6 लोग सेना में शामिल होंगे तो हम 30 कमांडर स्तर के विशेषज्ञ भी शायद हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे अगर वे एकजुट न हों। 6 विशेषज्ञ जिनके पास सॉवरिन कलाकृतियां थीं और जो पूरी तरह से सेना में शामिल होने में सक्षम थे, उनकी शक्ति वाकई भयानक थी। सौभाग्य से हमारे पास 2 जल गुण और 2 अंधकार गुण वाले सदस्य हैं। सफेद वस्त्र पहने ब्रेसले हंसा। जल अत्यंत लचीला और मिलनसार है, जबकि अंधकार एक ऐसी चीज है जिसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इसीलिए हम सफल हुए। ठीक इसी क्षण लिनली मानो टेलीपोर्टेशन द्वारा सातों के सामने प्रकट हुई। महाराज, उसे देखते ही सबने जल्दी से झुककर सलाम किया। लिनली की नजर अपने दूतों पर पड़ी। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। दूतों को चुनने में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी इस ब्रेसले, एक फॉर्मेशन मास्टर, का चुनाव था। इस संसार संरचना के सक्रिय होने के साथ अब मुझे इस प्लेनर युद्ध में तुम्हारे प्रदर्शन पर थोड़ा भरोसा हो गया है। लिनली शांति से हंसा। लेकिन ज्यादा आत्मसंतुष्ट मत हो। ऐसे माहौल में पैरागॉन्स की भी मौत की संभावना 50% होती है। तुम 6 को सावधान रहना होगा। हाँ महाराज। सभी दूतों ने झुककर प्रणाम किया। वे सब समझ गए थे कि यह बहुत खतरनाक होगा। संसार संरचना के साथ भी उनके बचने की संभावना कुछ ज्यादा ही थी। वे युद्ध के मैदान पर कब्जा करने से कोसों दूर थे। चूंकि तुमने अपना सहकारी प्रशिक्षण लगभग पूरा कर लिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें प्लेनर युद्ध क्षेत्र भेजूंगा। लिनली ने शांति से कहा। ब्रेसले, क्या तुम्हारा दिव्य प्रकाश क्लोन यहीं रहेगा या उनके साथ जाएगा? युद्ध क्षमता के मामले में मैं अपने दिव्य अंधकार प्रतिरूप से थोड़ा कमजोर हूँ। सफेद वस्त्रधारी ब्रेसल हंसा। और यह युद्ध संरचना अंधकार के 2 विशेषज्ञों, जल के 2 विशेषज्ञों, साथ ही पृथ्वी के 1 विशेषज्ञ और वायु के 1 विशेषज्ञ पर आधारित है। 6 विशेषज्ञों का यही संयोजन इसे सफल बनाता है। लिनली ने थोड़ा सिर हिलाया। सफेद वस्त्रधारी ब्रेसले और काले वस्त्रधारी ब्रेसले के विचार और मानसिकताएं अलग अलग थीं, लेकिन अंततः वे एक ही व्यक्ति थे। लिनली ने सफेद वस्त्रधारी ब्रेसले को जो आत्मा रक्षक संप्रभु कलाकृति प्रदान की थी, उसका उपयोग काले वस्त्रधारी भी कर सकता था। लिनली ने अपने नियंत्रण में 6 दूतों को प्लानर युद्ध क्षेत्र में पहुंचाया, फिर स्काइरॉइड पर्वतों पर लौट आए। प्लेनर युद्ध शुरू होने के 893 वर्ष बाद फुफ एक आकृति अत्यंत भयानक गति से आगे बढ़ी। तुरंत 10 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक फैल गई और स्काइरॉइड पर्वतों के भीतर उतर गई। लिनली, जो अपने आंगन में चुपचाप बैठा था, ने अचानक अपना सिर उठाया। स्वर्ग से उतरी वह आकृति सीधे लिनली के शरीर में समा गई। आखिरकार मेरे सभी क्लोन एक ही जगह पर हैं। लिनली ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। लिनली, बेरूथ और ब्लूफायर भी लगभग उसी समय पहुंच गए। बेरूथ ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा पवन प्रभु का प्रतिरूप वापस आ गया। क्या इसका मतलब ये है कि तुमने नियमों का चतुर्मुखी सम्मेलन पूरा कर लिया है? इससे पहले लिनली ने अपने दिव्य वायु तल की स्थापना पूरी करने के बाद भी प्रशिक्षण जारी रखा था। अगर वह अपने प्रशिक्षण में सफल नहीं होता तो वह वापस क्यों आता? अनिवार्यतः। लिनली ने शांति से हंसते हुए सिर हिलाया। मैं 4 नियमों को एक साथ मिलाने की अंतिम बाधा पर पहुंच चुका हूँ। एक अंतिम कदम के साथ मैं 4 नियमों के 4 गहन रहस्यों को पूरी तरह से एक पूरे में मिला दूंगा। हालांकि ये कदम उठाना पैरागॉन के स्तर तक पहुंचने से भी ज्यादा कठिन है। लिनली ने एक गहरी सांस ली। बेरूथ और ब्लूफायर दोनों समझ गए पैरागॉन बनना कितना कठिन था। चूंकि लिनली के पास 3 सॉवरेन क्लोन थे, इसलिए उसकी प्रगति की दर आश्चर्यजनक थी। यही वजह थी कि वह अंतिम बाधा तक पहुंचने तक लगातार आगे बढ़ता रहा। हालांकि बाधा को पार करने के लिए विश्लेषणात्मक क्षमता की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कई सॉवरेन थे जो पैरागॉन बनने से पहले अंतिम बाधा पर थे, लेकिन खरबों वर्षों के बाद भी उन्हें वह सफलता हासिल नहीं हुई थी। लिनले के बारे में कौन जानता था कि लिनली इस आखिरी अड़चन को पार कर पाएगा या नहीं। आखिरकार ये 4 तरफा कानूनों का संगम किसी कानून में आदर्श बनने से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। स्वाभाविक रूप से कठिनाई भी ज्यादा थी। मैं एक अड़चन में हूँ, लेकिन मेरी शक्ति अभी भी ऑगस्टा के खिलाफ मेरी पिछली लड़ाई के दौरान की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक मजबूत है। लिनले ने मुस्कुराते हुए कहा। 10 बार। ब्लूफायर और बेरूथ दोनों बहुत खुश हुए। हम ऑगस्टा, वो कमीना। बेरूथ हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। पिछली बार वो किस्मत से बच गया था।
लेकिन अब लिनली तुम 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गए हो। हाँ, ऑगस्टा के पास पैरागॉन लेवल तक पहुंचने का ही एक मौका है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। अनगिनत साल बीत जाने के बावजूद ऑगस्टा आगे नहीं बढ़ पाया था। वास्तव में इससे यह निश्चित हो गया कि ऑगस्टा के पास पैरागॉन बनने की कोई आशा नहीं थी। ऑगस्टा को मारना सिर्फ हमारा सपना नहीं है, ये 4 दिव्य जानवरों के कबीले का भी सपना है। बेरूथ लिनली की ओर देखते हुए हंसा। बेरूथ, अधीर मत हो। पास खड़ी ब्लूफायर मुस्कुराई। प्लेनर युद्ध अब अपनी अंतिम शताब्दी में है। ऑगस्टा संभवतः भाग्य के प्रमुख शासक के साथ है। ये समय बीतने के बाद लिनली अपनी चाल चल सकेगा। शायद अगली शताब्दी में मैं एक और सफलता हासिल कर लूंगा। लिनली जोर से हंसा। दिवास्वप्न देखना बंद करो। बेरूथ हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। अंतिम सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हालांकि एक बार जब आप उस सफलता को प्राप्त कर लेते हैं तो गहन रहस्यों के संदर्भ में आपकी शक्ति तुरंत 10 गुना बढ़ जाएगी, और शायद आपको इच्छा शक्ति का एक और अंश प्राप्त हो जाएगा। लिनली, एक बार ऐसा सचमुच हो जाए तो आपको शिलालेखों के 4 प्रमुख शासकों से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। दादाजी बेरूथ, सफलता पाना कठिन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं अगले 100 सालों में सफलता नहीं पा सकूंगा। लिनली ने मजाक किया। सच तो ये है कि 4 अलग अलग कानूनों का विलय बेहद मुश्किल था। प्लेनर युद्ध के 999वें वर्ष तक लिनली को अभी भी कोई सफलता नहीं मिली थी। आसमान पूरी तरह से अंधेरा था। फुश फुश ब्लिडरिज महाद्वीप से 7 आकृतियां निकली और कंधे से कंधा मिलाकर नारकीय क्षेत्र के ऊपर हवा में उड़ी। कुछ देर उड़ने के बाद ये 7 आकृतियां अचानक 11 आकृतियों में बदल गईं। लेकिन जैसे ही ये दस्ता अराजक सागर के ऊपर हवा में गहराई तक पहुंचा, वे अचानक फिर से 17 आकृतियों के समूह में बदल गईं। प्रमुख सम्राट। सभी आकृतियों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। सब लोग, इस प्लेनर युद्ध का अंतिम युद्ध 2 दिन में होने वाला है। चलो हम सब मिलकर वहां चलें। विनाश के प्रमुख सम्राट वोड्रेड उस काली आभा से आच्छादित लोगों को अपनी निगाहों से घूर रहे थे। उनकी नजर क्षण भर के लिए लिनली पर रुक गई। चलो चलें, हम अभी निकलेंगे। जैसे ही वह बोल रहा था, विनाश के मुख्य सम्राट ने अपना हाथ लहराया, जिससे अंतरिक्ष में एक दरार पैदा हो गई और फिर वह उसमें घुस गया। उसके पीछे 16 सॉवरेन भी अंदर घुस आए। लिनली, इस प्लेनर युद्ध को संभवतः तुम्हारे पिछले मुकदमे में आए शासकों से भी ज्यादा लोग देखेंगे। बेरूथ ने मन ही मन लिनली को संदेश भेजा। नारकीय क्षेत्र का हर एक शासक ब्लूफायर और बेरूथ सहित प्लेनर युद्ध देखने जा रहा था। लिनली शांति से मुस्कुराया। भाग्य के मुख्य शासक ऑर्लॉफ पहले भी एक बार जीत चुके हैं। भाग्य के 7 शासकों को इच्छा शक्ति का एक अतिरिक्त अंश प्रदान किया गया है। बाकी अधिकांश शासक उन्हें और अधिक शक्तिशाली होते नहीं देखना चाहते। चूंकि इसमें उनका हित जुड़ा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसे देखने आए। लिनली, अचानक विनाश के मुख्य शासक की आवाज गूंजी। लिनली की उड़ान की गति थोड़ी बढ़ गई जब वह विनाश के मुख्य शासक के कंधों के पास खड़ा होने के लिए आगे बढ़ा। लॉर्ड वोड्रेड, लिनली ने भेजा। विनाश के प्रमुख शासक वोड्रेड ने अपनी गहरे भूरे रंग की निगाहों से लिनली के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इस बार आपने 6 दूत भेजे हैं। शुक्रिया। विनाश के मुख्य शासक ने उसे सिर्फ धन्यवाद कहा। महामहिम, आपने एक बार मेरी जान बचाई थी, उसकी तुलना में यह क्या है? लिनली ने हंसते हुए कहा। पहले, प्रकाश की प्रमुख अधिपति ऑगस्टा ने लिनली को 9 आत्मा मोती सौंपने के लिए मजबूर करने की धमकी दी थी और वह हमला करने की कगार पर भी थी। सौभाग्य से विनाश की प्रमुख अधिपति प्रकट हो गई थी। विनाश के मुख्य शासक ने ये सुनकर और भी अधिक मुस्कुराया। ओह, हम प्लेनर युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। विनाश के प्रमुख शासक ने आगे देखा। 4 उच्चतर लोक और 7 दिव्य लोक, सभी एक दूसरे के बहुत निकट स्थित थे। इन 11 दिव्य लोकों के केंद्र में अव्यवस्थित अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक अत्यंत छोटा लोक था, समतलीय युद्ध क्षेत्र। इस प्रकार एक स्थानिक दरार को चीरकर और 11 दिव्य लोकों से समतलीय युद्ध क्षेत्र तक अव्यवस्थित अंतरिक्ष से उड़ान भरने में बहुत कम समय लगा। आयामी पोर्टलों से होकर प्लानर युद्ध क्षेत्र तक जाने में वास्तव में अधिक समय लगेगा। अव्यवस्थित स्थान से गुजरना सबसे सीधा और सबसे छोटा रास्ता था। लिनली, एक परिचित आवाज गूंजी। लिनली ने मुड़कर देखा। दूर से लोगों का एक समूह उनकी ओर बढ़ रहा था, जिसके मुखिया के रूप में मृत्यु की प्रमुख अधिपति वह सुंदर लाल बालों वाली युवती थी। ये दल स्पष्ट रूप से पाताल लोक के अधिपतियों का था। 14 अधिपतियां पाताल लोक से आई थीं। गड़गड़ाहट। सभी संप्रभु लोग सीधे प्लेनर युद्ध क्षेत्र में घुस गए। एकदम सन्नाटा। ठंडे भयावह प्लेनर युद्ध क्षेत्र में एक वीरान हवा गरज रही थी। पाताल लोक और नरक लोक से कुल 31 सम्राट आए थे और वे सभी एक पहाड़ की चोटी पर उतरे। कुछ ही क्षणों बाद दूर से 9 अन्य आकृतियां उनकी ओर उड़ती हुई आईं। ये जीवन लोक के सम्राट थे। और फिर बाद में सम्राटों के छोटे छोटे बिखरे हुए समूह भी पास आ गए। जल्द ही कुल 49 सम्राट प्रकट हो गए। अब हमें बस दिव्य लोक और दिव्य प्रकाश तल की कमी है। मृत्यु की अधिष्ठात्री ने विनाश के अधिष्ठात्री की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। वुड्रेड ऑर्लॉफ काफी आश्वस्त लग रहा था। आश्वस्त? किसे भरोसा नहीं होता। जीत और हार का असली फैसला तो इस युद्ध के खत्म होने के बाद ही होगा, विनाश के प्रमुख सम्राट ने शांति से कहा। लिनली, बेरूथ और ब्लूफायर पहाड़ की चोटी पर एक कोने में साथ साथ रहे। जैसा कि कई शासकों ने देखा, लिनली के 3 लोगों का समूह युलान के 3 शासक एक इकाई की तरह थे।
लिनली के अस्तित्व के कारण उनकी इकाई 4 दिव्य जानवरों की पूर्व इकाई से भी अधिक भयानक थी। वे आ गए हैं, लिनली ने शांत हंसी के साथ कहा। ब्लूफायर और बेरूथ तुरंत मुड़े और देखने लगे। बाकी सभी सॉवरेन ने भी अब नए लोगों को देखा। दूर से एक भव्य सेना उनकी ओर उड़ती हुई आ रही थी, जिसमें कुल 22 सदस्य थे। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ नेता थे। प्रकाश के प्रमुख शासक ऑगस्टा उनके साथ थे। अन्य शासक विभिन्न कानूनों और आदेशों से संबंधित थे। हम्फ विनाश के मुख्य शासक ने ये देखकर अपनी नजर ऑर्लॉफ की ओर घुमाई। जहां तक ऑलोफ का प्रश्न है, वह भी विनाश के मुख्य सम्राट की ओर देख रहा था। स्पष्टतः ये दोनों प्रमुख शासक एक दूसरे को अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु मानते थे। लिनली ये दोनों एक दूसरे को अपना एकमात्र विरोधी मानते हैं। ये दूसरे सॉवरेन को नीची नजर से देखते हैं। अगर एक दिन लिनली तुम उन दोनों से आगे निकल जाओ तो उनके चेहरे पर कैसा भाव होगा? बेरूथ ने लिनली को मुस्कुराते हुए संदेश भेजा। पुस्तक 21 शिखर अध्याय 36 अंतिम युद्ध। लिनली ने विनाश के मुख्य शासक और भाग्य के मुख्य शासक की ओर अपनी दृष्टि घुमाई। उनसे आगे निकलने के लिए भले ही मैं उन 4 नियमों के 4 गहन रहस्यों को पूरी तरह से मिला दूं, मैं उनके बराबर ही रहूंगा जब तक मैं किसी अंतिम अग्नि प्रकार की लघु सम्राट चिंगारी के साथ विलीन न हो जाऊं, लिनली ने जवाब भेजा। बेरूथ और ब्लूफायर दोनों ने सिर हिलाया। आखिरी लड़ाई कल है, बस धैर्य से इंतजार करते हैं। बेरूथ हंसा। 71 सम्राट। वे वहां पहाड़ की चोटी पर सहजता से बातें कर रहे थे। इसी बीच दिव्य लोक और नरक लोक के उच्च स्तरीय सेनापति अंतिम युद्ध की तैयारी करने लगे। इस युद्ध को कई खरबों वर्षों में सबसे कम सेनापतियों वाला युद्ध कहा जा सकता है। अतीत में प्लेनर युद्धों का केंद्र बिंदु विभिन्न कमांडरों द्वारा अंतिम युद्ध से पहले एक दूसरे का शिकार करना और उन्हें मारना होता था, लेकिन इस बार उन प्रसिद्ध कमांडरों और पैरागॉन्स में से लगभग कोई भी नहीं आया था। पूरे प्लानर युद्ध क्षेत्र में कुल मिलाकर 30 से भी कम कमांडर या दूत स्तर के विशेषज्ञ थे। जो लोग आए भी उनमें से ज्यादातर नए पदोन्नत दूत थे, जैसे कि लिनली की कमान के तहत 6 दूत। वहां एक भी पैरागॉन मौजूद नहीं था। पैरागॉन्स के पास बचने का बहुत अच्छा मौका था, ये सच है। लेकिन यदि पैरागॉन को अकेले ही बड़ी संख्या में दुश्मनों के खिलाफ लड़ना पड़े जो उस पर निशाना साध रहे हों, तो वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहेगा जब तक कि उसके लिए कोई खजाना न हो। मृत्यु के मुख्य शासक और शिलालेखों के शेष 4 मुख्य शासक पहाड़ की चोटी पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे तथा सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर स्थित युद्ध के मैदान को देख रहे थे। गड़गड़ाहट। अचानक स्टेला नदी पर अपार ऊर्जा एकत्रित होने लगी, जो फिर हर दिशा में फैल गई और स्टेला नदी के दोनों ओर स्थित सैन्य शिविरों को पल भर में ही तहस नहस कर दिया। हर शिविर के सभी सैनिक कम से कम उच्च देव स्तर के थे, इसलिए हर कोई इस ऊर्जा तरंग को आसानी से विक्षेपित करने में सक्षम था। स्विश स्विश। एक खूबसूरत मायावी इंद्रधनुषी रोशनी आकाश की ओर उठ रही थी। स्टेला नदी के दोनों गलियारों से यह चमकदार इंद्रधनुषी रोशनी निकल रही थी। मारना। योद्धाओं ने, जिनमें से कई प्रशिक्षण ले रहे थे या आराम कर रहे थे, जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार काम किया और टुकड़ियों की एक टोली बेतहाशा तारकीय गलियारों की ओर बढ़ चली। ये शुरू हो गया है। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर खड़े 70 सम्राट इस युद्ध को देखने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने से खुद को नहीं रोक सके। ऑर्लॉफ वोड्रेड, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पक्ष जीतेगा? मृत्यु के प्रमुख शासक को शरारत करने में आनंद आता था, इसलिए उसने उनसे ये प्रश्न मुस्कुराते हुए पूछा। बर्फीले चेहरे वाले काले वस्त्रधारी वोड्रेड ने शांति से कहा, जीत। हमारी इन्फिनल रियल्म टीम को जीत की जरूरत नहीं है, हमें बस बराबरी तक लड़ना है, यही सफलता के लिए काफी है। मुझे दोनों कॉरिडोर में जीत हासिल करने की हमारी संभावनाओं पर भरोसा नहीं है, लेकिन एक कॉरिडोर में जीत हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जीत या हार तो उन पर निर्भर है। भाग्य के अधिपति ऑर्लॉफ के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। वह एक मिलनसार बूढ़े आदमी की तरह लग रहे थे, मानो उन्हें कोई भी बात हैरान नहीं कर सकती थी। कितना पागलपन है। लिनली अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से सैकड़ों किलोमीटर दूर चल रहे युद्ध को देख पा रहा था और वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। बैंग बैंग। तारकीय गलियारे में प्रवेश करने वाले सभी अनगिनत योद्धा तुरंत ही संप्रभु के पराक्रम की आभा से चमकने लगे। संप्रभु के पराक्रम का उपयोग करने वाला एक 6 सितारा दानव उस सेनापति को धमका सकता था जो संप्रभु के पराक्रम का उपयोग नहीं कर रहा था, और अब हजारों हजारों विशेषज्ञ एक साथ इसका उपयोग कर रहे थे। ये कैसा दृश्य था, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था, पर आज होगा। पागलपन। बेरूथ भी यह नजारा देखकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। कोई आश्चर्य नहीं कि पैरागॉन और कमांडर भी इसमें शामिल होने को तैयार नहीं है। ये सब कुछ संप्रभुओं के स्वार्थ के कारण हो रहा है। ब्लूफायर ने आह भरी। लिनली युद्ध को ध्यान से देखता रहा। तारकीय सागर के ऊपर के 2 गलियारे लगभग एक ही क्षण में युद्ध में भड़क उठे थे। लक्ष्य सीधे आगे। परिधि पर खड़े काले सींग वाले आदमी पर संयुक्त हमला शुरू करो। विभिन्न रंगों की प्रभुता से जगमगाते 100 योद्धाओं ने एक ही पल में अपने हथियारों या लातों से हमला बोल दिया। 100 भौतिक हमले उनके सामने के क्षेत्र की ओर बेतहाशा बरस पड़े और उस बलिष्ठ काले सींग वाले आदमी के 10 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज पल भर में नष्ट हो गई। लक्ष्य हमसे 20 मीटर आगे। संयुक्त आत्मिक आक्रमण। आत्मिक आक्रमणों की एक पारदर्शी लहर फूट पड़ी। आगे लड़ रहे कई योद्धा कांप उठे और फिर जैसे ही उनकी दिव्य कलाकृतियां उनके शरीर से निकलीं, वे आकाश से गिर पड़े। दिव्य लोक और नरक लोक के विशेषज्ञ एक दूसरे का क्रूरतापूर्वक और निर्दयतापूर्वक वध कर रहे थे।
यह विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस युद्ध में बहुत कम सेनापति या दूत भाग ले रहे थे। इस प्रकार इस युद्ध में विजय केवल वध के माध्यम से ही निर्धारित होती थी। 12 पंख वाले देवदूत युद्ध भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। मृत्यु के प्रमुख शासक ने हल्की हंसी के साथ कहा, 12 पंखों वाली देवदूत सेना सचमुच बहुत शक्तिशाली है। बेरूत ने आश्चर्य से आह भरी और बेरूत के पास खड़ी लिनली चमकती आंखों से उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। लगभग उसी क्षण दिव्य लोक की ओर दोनों तारकीय गलियारों में 12 पंखों वाले देवदूत युद्ध दल प्रकट हुए। वे श्वेत प्रकाश की एक सुंदर आभा से आच्छादित थे और उनकी पीठ पर 12 श्वेत फड़फड़ाते पंख थे। सीधे आगे भौतिक आक्रमण। 6 बर्फीले चेहरों वाले 12 पंखों वाले देवदूत सफेद रोशनी से आच्छादित प्रत्येक देवदूत युद्ध दल का निर्माण करते थे। वे घनी सफेद रोशनी की किरणें छोड़ते थे जो तुरंत आगे उनके शत्रुओं की ओर बढ़ती थीं। जहां भी यह रोशनी गुजरती अंतरिक्ष बिखर जाता और बिखर जाता। नरक लोक के सैनिक बहुत घनी भीड़ में थे और प्रकाश की किरणों का सामना करते ही नरक लोक के दसियों सैनिक तुरंत शून्य में बदल जाते थे। 12 पंख वाले स्वर्गदूतों का प्रत्येक दस्ता 6 व्यक्तियों से बना था। हर 10 दस्तों से एक प्लाटून बनती थी और हर 10 प्लाटून से एक कंपनी बनती थी। हूश! 12 पंखों वाले देवदूत बड़ी संख्या में अत्यंत व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहे थे। दोनों ओर दिव्य लोक के अनेक सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। 12 पंखों वाले देवदूत तलवार की नोक थे, जबकि अनेक साधारण सैनिक सहायक की भूमिका निभा रहे थे। वे नरक लोक की ओर से दबाव डाल रहे थे, उन्हें लगातार कुचल रहे थे। टकराना। 12 पंख वाले फरिश्तों के प्रत्येक दस्ते का प्रत्येक हमला बड़ी संख्या में सैनिकों का सफाया कर देता था। ये 12 पंख वाले फरिश्ते आखिरकार 7 सितारा शैतान के स्तर से कमजोर नहीं थे। नारकीय क्षेत्र के अधिकांश योद्धा केवल 6 सितारा शैतान के स्तर के थे। शुरू से ही शक्ति में अंतर था। चूंकि ये 12 पंख वाले फरिश्ते संयुक्त हमलों और संरचनाओं में भी कुशल थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे लगातार आगे बढ़ने में सक्षम थे, उतनी ही आसानी से जैसे सड़ती हुई लकड़ी में छेद कर दिया जाता है। आगे वह देवदूत दल हमारे सामने है। संयुक्त भौतिक आक्रमण। नरक लोक के 700 से ज्यादा योद्धाओं ने संयुक्त रूप से भौतिक आक्रमण किए और आकाश चमकती हुई प्रकाश किरणों से भर गया। 12 पंख वाले देवदूत समय रहते बच नहीं पाए और तुरंत ही दल धूल में मिल गया। लेकिन उसके तुरंत बाद श्वेत प्रकाश की 2 क्रमिक किरणें नरक लोक की ओर चलीं, जिससे लगभग 100 योद्धाओं का तुरंत वध हो गया तथा एक बार फिर नरक लोक में अराजकता फैल गई। वे बिल्कुल अलग अलग स्तरों पर हैं। बेरूत ने भौहें चढ़ाकर सिर हिलाया। एक 12 पंखों वाला देवदूत अकेले ही 10 6 तारा राक्षसों के बराबर है। नरक लोक की ओर से अगर एक दस्ते के 100 लोग भी मिलकर हमला करें तो उनके हमले अव्यवस्थित होते हैं और देवदूत युद्ध संरचना में मौजूद 12 पंखों वाले देवदूतों को नहीं मार पाते। एकमात्र संभावना सैकड़ों सैनिकों के एक साथ मिलकर सेना बनाने की है। लिनली ने भी थोड़ा सिर हिलाया। वह समझ गया कि ये 12 पंख वाले देवदूत किसी ब्लेड की बेहद नुकीली नोक जैसे थे। उन्हें मौत का डर नहीं था और वे बेहद शक्तिशाली थे। 6 12 पंख वाले देवदूतों को मारने के लिए नरक राज्य को लगभग 1000 योद्धाओं को खोना पड़ता। और ये तो बस शुरुआती आंकड़े थे। सैनिकों के मनोबल का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण था। 12 पंख वाले स्वर्गदूतों को तलवार की नोक के रूप में देखते हुए दिव्य क्षेत्र के योद्धाओं ने स्वर्ग की ओर अपने मनोबल में वृद्धि महसूस की और वे आत्मविश्वास से भर गए। जहां तक नरक लोक के सैनिकों की बात है, हालांकि उन्हें मौत का डर नहीं था, फिर भी शक्ति में भारी अंतर के कारण कई सैनिकों के दिल ठंडे पड़ गए। अगर वे इसी तरह मरते रहे तो वे जीत कैसे पाएंगे? एक बार मनोबल गिरने लगे तो वे आसानी से टूट जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही समय में सेलेस्टियल रील्म का पक्ष दोनों गलियारों में जीत हासिल कर लेगा। लिनले ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इन्फिनल रीम की सेना इतनी जल्दी नहीं गिरनी चाहिए। बेरूत ने सिर हिलाया, जबकि लिनली ने भी सिर हिलाया। ठीक है, मेरे अधीन 6 दूत इस समय इन्फिनल रीम के सैनिकों के बीच छिपे हुए हैं। उन्होंने अभी तक भाग नहीं लिया है और अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। मुझे लगता है कि इन्फिनल रीम की सेना के पास जरूर कोई योजना होगी। दोनों गलियारों में लगभग 612 पंख वाले देवदूत थे। कुल मिलाकर 1212 पंख वाले देवदूत थे, जो 1207 सितारा राक्षस स्तर के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करते थे और सभी निडर थे और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाने में सक्षम थे। वे बेहद प्रभावशाली थे। 2 तारकीय गलियारों में से एक में नरकीय क्षेत्र को लगातार पीछे हटते देखा गया। दूसरे में हालांकि नरकीय क्षेत्र भी पीछे हट रहा था, लेकिन वे बहुत धीमी गति से पीछे हट रहे थे और उनके द्वारा मारे जा रहे 12 पंख वाले स्वर्गदूतों की संख्या भी थोड़ी ज्यादा थी। तारकीय गलियारे में जहां नरकीय क्षेत्र तेजी से पीछे हट रहा था, स्वूश स्वूश एक के बाद एक सफेद रोशनी की किरणें, ये 12 पंख वाले फरिश्तों के संयुक्त हमले थे और नरक लोक के कई सैनिक उनके हाथों बुरी तरह मारे गए। हालांकि कभी कभी वे अपना एक प्रभावी संयुक्त हमला करने में कामयाब हो जाते थे और उन 12 पंख वाले फरिश्तों में से 6 को मार गिराते थे। नरक लोक का नुकसान बहुत ज्यादा था और उनमें से बहुत से मारे गए थे। हर तरफ सफेद रोशनी चमक उठी। कत्लेआम मच गया। उस रोशनी में नरक लोक के अनगिनत सैनिक धूल में मिल गए। मार डालो। दिव्य लोक के सैनिक खुशी से चिल्ला रहे थे और उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। नारकीय क्षेत्र लगातार पीछे हटता रहा। आखिरकार वे पूरी तरह से परास्त हो गए। उस तरह के बेकाबू जोरदार हमले के आगे वे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और उनके पतन के साथ युद्ध के परिणाम में कोई संदेह नहीं रहा।
जल्द ही दिव्य क्षेत्र का पक्ष तारकीय गलियारे के दूसरी ओर पहुंच गया और इंद्रधनुषी रोशनी गायब हो गई। दिव्य क्षेत्र ने एक गलियारे में विजय प्राप्त कर ली थी। दूर से कई राजागण लगातार देखते रहे। वुड्रेड, तुम एक गलियारे में खो गए हो। मृत्यु के प्रमुख सम्राट ने खुशी से ठहाका लगाया। एक और बचा है, वुड्रेड ने शांति से कहा। ओह, तो सारे विशेषज्ञ सचमुच इसी गलियारे पर केंद्रित थे। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लोफ हंसे। लिनली और बाकियों ने भी पता लगा लिया था कि दूसरे गलियारे में नरकीय क्षेत्र की ओर से अब बेतहाशा हमले हो रहे थे। वास्तव में इन्फिनल क्षेत्र की सेना कई 7 स्टार फाइन स्तर के विशेषज्ञों को इकट्ठा करने में सक्षम थी। प्रत्येक कंपनी में 100 विशेषज्ञ हैं और कुल मिलाकर 3 हैं। लिनली ने हंसते हुए कहा। इन्फिनल क्षेत्र और अन्य दिव्य विमानों में अभी भी कई 7 स्टार फाइंड मौजूद थे और उनमें से कई किसी न किसी प्रकार के प्रभुत्व या नियंत्रण में थे। जैसे कि परगेटरी कमांडर मोसी कई 7 स्टार फाइंड को नियंत्रित करने में सक्षम थे। वे 7 सितारा राक्षस आत्मा के अधीन थे। स्वाभाविक रूप से वे अतुलनीय रूप से वफादार और निडर थे और इसलिए नरक लोक, पाताल लोक और अन्य दिव्य लोक 7 सितारा राक्षसों की 3 टुकड़ियां बनाने में सक्षम थे। हालांकि व्यक्तिगत शक्ति के संदर्भ में वे एंजल्स के बराबर थे, लेकिन इन्फिनल दायरे के 7 सितारा राक्षस एक अद्भुत युद्ध संरचना बनाने में असमर्थ थे। एक जबरदस्त पलटवार। बेरूथ हंसने लगा। 7 सितारा राक्षसों की इन टुकड़ियों की कमान में नरक लोक के सैनिकों का मनोबल बढ़ने लगा है। नारकीय क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र दोनों ही उन्मत्त हो गए थे। आकाश में आक्रमणों ने अपने शत्रुओं पर बेतहाशा प्रहार किया। कई 7 सितारा राक्षस और यहाँ तक कि कई 12 पंख वाले देवदूत भी गिरने लगे। प्रत्येक युद्ध दल में 6-12 पंख वाले देवदूत थे और वे इतने सारे 7 सितारा राक्षसों के संयुक्त हमलों का विरोध करने में असमर्थ थे। लेकिन स्वाभाविक रूप से नारकीय क्षेत्र के कई 7 सितारा राक्षस भी मारे गए। झटका झटका। अजीब बात यह थी कि एक के बाद एक 12 पंखों वाले देवदूत गिरने लगे और कई आकृतियां चुपके से फुर्ती से सैनिकों के बीच से गुजरने लगीं। वे बेहद फुर्तीले थे और सभी आश्चर्यजनक रूप से, भयानक रूप से शक्तिशाली थे। भाग्य के प्रमुख सम्राट ऑर्लोफ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और फिर विनाश के प्रमुख सम्राट की ओर मुड़ा। ओह, कमांडर स्तर के विशेषज्ञ मेरे पास इतने नहीं हैं, बस इतने ही हैं। विनाश के मुख्य शासक ने शांति से कहा। जिन दूतों ने यहाँ आने का फैसला किया था वे शुरू से ही ज्यादातर कमांडर स्तर के ही थे। चूंकि अब उनके पास संप्रभु कलाकृतियां थीं, इसलिए उनमें से किसी के लिए भी 12 पंखों वाले देवदूत पर घात लगाकर हमला करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। चूंकि इस युद्ध में विभिन्न विमानों ने मिलकर ऑर्लोफ को हराने के लिए सेनाएं जुटाई थीं, इसलिए वहां मौजूद सभी दूत लगभग सभी नारकीय क्षेत्र के पक्ष में थे। दिव्य क्षेत्र में बहुत कम थे। इसके अलावा हर एक दूत लगभग 12 पंख वाले 6 स्वर्गदूतों जितना ही प्रभावशाली था। लिनली, लगता है नरक लोक के पास ज्यादा बढ़त नहीं है, बेरूथ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वे 12 पंख वाले देवदूत बिल्कुल निडर हैं। अगर कुछ मर भी जाते हैं तो बाकी तुरंत एक नए युद्ध दल में शामिल हो जाते हैं। 12 पंख वाले देवदूतों में से कोई भी 6 देवदूत युद्ध दल में शामिल हो सकते हैं। लिनली ने भी ये देखा। 12 पंख वाले देवदूत बहुत उन्मत्त थे। वे पीछे हटने के बजाय मरना पसंद करते थे। यही वजह थी कि भले ही नरक लोक ने 7 सितारा राक्षसों की 3 टुकड़ियां भेज दी थीं और कई दूत भी छिपकर हमले कर रहे थे, फिर भी उनके पास स्वर्गीय लोक को पीछे हटने पर मजबूर करने का कोई रास्ता नहीं था। ये 6 लोग क्या योजना बना रहे हैं? उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? लिनली हैरान होकर आगे देखने लगी। पुस्तक 21, शिखर, अध्याय 37। आकर्षक। पहाड़ की चोटी पर एक प्रचंड हवा चल रही थी। सम्राट वहां चोटी पर खड़े आपस में बातें कर रहे थे। लाखों किलोमीटर दूर चल रहा भीषण युद्ध उनकी पूरी निगरानी में था। वुड्रेड, भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लोफ पास ही खड़े विनाश के प्रमुख शासक की ओर देखते हुए मुस्कुराए। तो आप इसी पर भरोसा कर रहे थे? 307 सितारा राक्षस और ये दूत। मैं सचमुच प्रभावित हूँ कि आप इतने सारे निडर 7 सितारा राक्षसों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे। दुर्भाग्य से आपके नारकीय क्षेत्र में अभी भी ज्यादा बढ़त नहीं है। जब तक सब कुछ खत्म न हो जाए तब तक बात मत करो। विनाश के मुख्य शासक ने सब कुछ ठंडे भावशून्य नजर से देखा। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर स्टेलर कॉरिडोर के ऊपर नारकीय क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र के सैनिक पागलपन की गिरफ्त में थे। 307 सितारा राक्षसों और विभिन्न दूतों के नेतृत्व में नारकीय क्षेत्र के सैनिकों का मनोबल बढ़ा हुआ महसूस हुआ। उनमें से अधिकांश 6 सितारा राक्षसों के स्तर के थे, लेकिन बहुत कम संख्या में 7 सितारा राक्षसों के स्तर के थे। वे सभी एक के बाद एक बड़े पैमाने पर हमले करने लगे। नारकीय क्षेत्र की सेना बाढ़ की तरह आगे बढ़ी और बेखौफ होकर बाहर की ओर हमले कर रही थी। दूत जो लगातार इधर उधर चमक रहे थे, चकमा दे रहे थे और घात लगा रहे थे, वे बाढ़ के पानी में छिपे सांपों की तरह थे। 12 पंख वाले स्वर्गदूतों की आंखों में जरा भी डर नहीं था। उन्होंने दिव्य लोक की सेनाओं का निरंतर प्रतिरोध किया। एक के बाद एक 12 पंख वाले स्वर्गदूत मारे गए, लेकिन 12 पंख वाले स्वर्गदूतों की हर मौत के साथ नरक लोक को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इन फरिश्तों से निपटना वाकई मुश्किल है, बेरूथ ने हल्की हंसी के साथ कहा। वे बिल्कुल निडर हैं। भले ही इन्फर्नल रीन स्टेलर कॉरिडोर में इतनी बेरहमी से लड़ रहा हो, फिर भी वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुख्य बात यह है कि तारकीय गलियारा बस इतना ही चौड़ा और ऊंचा है। लिनली की नजर कई सैनिकों पर पड़ी और उसने अपना सिर हिला दिया। इस युद्ध में संख्या की दृष्टि से नरकीय क्षेत्र आकाशीय क्षेत्र से कहीं आगे निकल जाता है, लेकिन तारकीय गलियारा बस इतना ही बड़ा है।
ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग एक साथ लड़ सकते हैं। 2 या 312 पंख वाले देवदूत हैं और सभी युद्ध संरचना में हैं। वे गलियारे को पूरी तरह से बंद करने में सक्षम हैं और उनके साथ दिव्य लोक के कई सैनिक हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। लिनली समझ गया था कि अगर स्थिति को समतल या घास के मैदान में बदल दिया जाए तो आसमान में सैनिकों की भरमार और हर तरफ से हमला होने के कारण सैकड़ों कुलीन सैनिक भी युद्ध का रुख नहीं बदल पाएंगे। लेकिन ये स्टेलर कॉरिडोर के भीतर अंतिम युद्ध था। दोनों कॉरिडोर अराजक अंतरिक्ष से घिरे हुए थे। इनमें से जो भी अराजक अंतरिक्ष के क्षेत्र में गिरेगा उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। अरे आखिरकार वे 6 लोग आगे बढ़ रहे हैं। लिनली हंसे बिना नहीं रह सकी। रसेल, काले वस्त्रधारी ब्रेसल और बाकी 6 जो नरकीय क्षेत्र की सेना में छिपे हुए थे आखिरकार अपनी चाल चल रहे थे। 6 दूत अकेले चलते हुए भी 12 पंख वाले स्वर्गदूतों को मार गिराने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब 6 दूतों के शरीर अचानक प्रभु शक्ति से धधकने लगे। फुश! ये 6 दूत जो काफी समय से पीछे हटकर प्रतीक्षा कर रहे थे 6 रक्तपिपासु जानवरों की तरह थे जो मेमनों के झुंड की ओर आक्रमण कर रहे थे। अंधेरा! ब्रेसले की आवाज अन्य 5 तक पहुंच गई। गड़गड़ाहट! प्रभु शक्ति के 6 उभार उठे और उन 6 ने मिलकर एक आदर्श षटभुज तारा बनाया। प्रकाश चमका और क्षण भर में काले वस्त्र पहने ब्रेसल के शरीर में ऊर्जा का एक भयानक उभार आया। 6 की संयुक्त शक्ति लिए ब्रेसल ने अपने आगे खड़े दुश्मनों को ठंडी निगाहों से घूरते हुए एक धार से वार किया। अंधकार का एक ब्लेड! चमकती हुई ब्लेड की सतह पर एक गहरा प्रकाश घूम रहा था, लेकिन उसके नीचे एक बहुरंगी प्रकाश था। धमाका! जहां भी ब्लेड चमकता था अंतरिक्ष ढह जाता था। अच्छा नहीं, प्रकाश का प्रमुख शासक ऑगस्टा लाखों किलोमीटर दूर से यह युद्ध देख रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया और एक धीमी कराह निकल गई। सचमुच स्थिति गंभीर थी। ब्लेड की रोशनी बेहद तेज गति से गुजरी। 12 पंख वाले फरिश्तों की एक फरिश्त युद्ध संरचना जिसके बीच से वह गुजरी तुरंत धूल में मिल गई, लेकिन ब्लेड की रोशनी आगे बढ़ती रही और 12 पंख वाले फरिश्तों की युद्ध संरचना को धूल में बदल दिया। तभी ब्लेड की रोशनी शक्तिहीन हो गई, रंगों के इंद्रधनुष में बिखर गई और ढह गई। एक ही हमले में 12 पंख वाले देवदूत मारे गए थे। इस दृश्य ने दोनों पक्षों दिव्यलोक और नरक लोक की स्थिति को तुरंत बदल दिया। दरअसल ये तो आम बात थी। 12 पंखों वाला देवदूत युद्ध दल हर हमले में नरक लोक के 10 सैनिकों का सफाया करने में सक्षम था। 6 दूतों से बना ये संसार युद्ध दल स्वाभाविक रूप से 12 देवदूतों को भी मार सकता था। इसके अलावा देवदूत अपनी एक युद्ध दल में थे, अन्यथा वे उनमें से 10 को भी मार सकते थे। हा, मार डालो! नरक लोक के सैनिकों का मनोबल बढ़ा हुआ महसूस हुआ। इन 6 को मार डालो! दिव्य लोक की सेना के सेनापतियों ने तुरंत आदेश दिया और लगभग उसी क्षण 6 देवदूत युद्ध दल और दिव्य लोक के कई सैनिकों ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। उनका निशाना वे 6 दूत। हालांकि जैसे ही दिव्य क्षेत्र के योद्धा समन्वय करने लगे, ब्रेसले के 6 लोगों के समूह ने अपनी दूसरी रणनीति अपनाई। ब्रेसले ने मन ही मन एक भयंकर गर्जना के साथ कहा, हवा! तुरंत उन 6 के बीच एक बार फिर से संप्रभु शक्ति की 6 लहरें बहने लगीं। बस इस बार ये संप्रभु शक्ति के एक संयोजन में विलीन हो गई। उनके चारों ओर अब हल्के हरे रंग की संप्रभु शक्ति की एक अतिरिक्त परत थी। फुसफुसाहट! 6 दूत लगभग एक ही पल में हवा की तरह निराकार हो गए और नरकीय क्षेत्र की सेना में गायब हो गए। दिव्य क्षेत्र के कई हमले व्यर्थ हो गए। वे उन 6 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। हा, बहुत बढ़िया! एक मजबूत दृढ़ दूत बोला। ब्रेसल, तुम्हारा आइडिया वाकई बहुत बढ़िया था। स्वाभाविक है, काले वस्त्रधारी ब्रेसल ने शांत हंसी के साथ कहा। हर हमले के बाद दुश्मन चाहे जो भी करे, तुरंत भागकर हमारे मुख्य शिविर में अंदर तक घुस जाओ, फिर आगे बढ़कर दोबारा हमला करो और फिर से पीछे हट जाओ। हम उनके हमलों में कुछ आम सैनिक मारे जा सकते हैं, लेकिन चाहे हमें और किसी चीज की कमी क्यों न हो, हमें आम सैनिकों की कमी नहीं है। और फिर ब्रेसले ने एक बार फिर आदेश दिया। हवा! 6 दूत अचानक चारों दिशाओं में फैल गए और एक दूसरे से अलग होकर आगे की ओर बढ़ने लगे। धरती! ब्रेसले ने फिर आदेश जारी किया। प्रभु शक्ति की 6 किरणें एक बार फिर एक हो गईं और पृथ्वी प्रकार की प्रभु शक्ति की एक गहरी भारी आभा ने उनके चारों ओर के क्षेत्र को घेर लिया। यह अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा बलवान दूत के शरीर के चारों ओर केंद्रित थी। विशाल लंबे आदमी ने दूर तक ठंडी निगाहों से देखा, फिर अपनी मुक्का मारा, जिससे वह आगे के दुश्मनों पर पहाड़ की तरह टूट पड़ी, जिससे दुनिया ही चकनाचूर हो गई। हवा! 6 दूत एक बार फिर पीछे की ओर उड़े और पीछे हट गए। एंजल्स को एक बार फिर भारी क्षति उठानी पड़ी। 12 और 12 पंख वाले एंजल्स एक बार फिर नष्ट हो गए। हालांकि सेना में 12 पंख वाले स्वर्गदूतों की कुल संख्या की तुलना में 12 पंख वाले स्वर्गदूत ज्यादा नहीं थे, फिर भी ये दूत बहुत तेजी से आगे बढ़ते और हमला करते थे। अगर वे हर हमले में 12 स्वर्गदूतों को मार पाते तो इसका मतलब था कि 10 चक्रों में वे 120 स्वर्गदूतों को मार गिराते। शुरुआत में स्वर्गदूतों की सिर्फ 2 टुकड़ियां थीं, जिनकी कुल संख्या 1200 थी, और इस गलियारे में केवल 612 पंख वाले स्वर्गदूत थे। जारी नरसंहार और युद्धों के कारण अब तक आधे से ज्यादा फरिश्ते मारे जा चुके थे। अब 200 से भी कम बचे थे। नरक लोक की ओर से 300 राक्षसों में से 100 से भी कम बचे थे। दूतों की बात करें तो उनमें से आधे से ज्यादा स्वर्गदूतों के जवाबी हमलों में मारे जा चुके थे। यह एक नरसंहार था। जल्दी करो और उन्हें मजबूत करो। दिव्य क्षेत्र के अधिकारी बेचैन हो रहे थे। जल्दी करो, अगर हम देर से पहुंचे तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे।
दिव्य लोक में अभी भी भंडार मौजूद था। दूसरे तारकीय गलियारे में विजयी 12 पंख वाले देवदूत। उस गलियारे में 612 पंख वाले देवदूत थे और उनमें से कुछ ही मारे गए थे। 500 से ज्यादा 12 पंख वाले देवदूत जीवित बचे थे। हालांकि देवताओं के बीच युद्ध का फैसला सेकंडों में हो सकता था, संभवतः हर सेकंड में कई वार एक दूसरे पर होते थे। ब्रेसले और शेष 6 दूत संभवतः 30 सेकंड से भी कम समय में 10 से अधिक लगातार हमले करने में सक्षम होंगे। उन 500 से अधिक 12 पंख वाले स्वर्गदूतों को पूरी गति से चलते हुए भी इस तारकीय गलियारे तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 या 2 मिनट की आवश्यकता होगी और फिर अपने सहयोगियों के बीच से गुजरते हुए आगे की ओर बढ़ना होगा। सभी राजा चुप हो गए। हर कोई समझ सकता था कि यह कितना दुखद और घातक संघर्ष शुरू हो गया है। अगर वे 512 पंख वाले फरिश्तों का समर्थन करने वाले वे 112 पंख वाले फरिश्तों के मारे जाने से पहले इसे पार कर पाते हैं तो दिव्य क्षेत्र जीत जाएगा। अगर नरकीय क्षेत्र हमला करने और उसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो वे जीत जाएंगे। लिनली ठीक ठीक समझ सकती थी कि क्या हो रहा था। ब्रेसल और बाकी 6 दूत, साथ ही उनके पक्ष के 9 अन्य दूत लगातार स्वर्गदूतों का शिकार कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे। अकेले वे 100 से ज्यादा 12 पंख वाले स्वर्गदूतों का सफाया करने के लिए काफी थे। ठीक नहीं, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। ब्रेसल ने बाकी 5 को संदेश भेजा। दूसरे गलियारे में दुश्मन ने पहले ही जीत हासिल कर ली है और वहां 612 पंख वाले फरिश्तों को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है। एक बार जब वे 12 पंख वाले फरिश्ते यहां पहुंच जाएंगे तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी। रसेल ने गुर्राहट के साथ कहा, तेज चलो चलो, एंजल सेना की टुकड़ियों पर हमला करते हैं। बाकी 5 दूत चौंक गए। इससे पहले वे कछुओं की तरह लड़े थे, घात लगाकर हमला करते थे, फिर पीछे हटते थे, फिर घात लगाकर हमला करते थे। हालांकि यह ज्यादा सुरक्षित था, लेकिन दुश्मनों को मारने के मामले में ये बेहद धीमा था। हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जरूर हार जाएंगे। काले चोगे वाले ब्रेसले ने दांत पीसते हुए कहा, आखिरी योजना पर अमल करो। ठीक है, शुरू करते हैं। 6 दूतों ने लगभग एक साथ अपने फैसले लिए। हालांकि अगर वे अपने दुश्मनों पर हमला करते और अनगिनत हमले झेलते तो उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन जीत भी मिल सकती थी। कमांडर जनरल बेयर, हम अंतिम योजना पर अमल कर रहे हैं। काले वस्त्र पहने ब्रेसल ने भीड़ में पीछे की ओर नरकीय क्षेत्र के उच्च कमान की ओर इशारा किया। हाँ, बहुत बढ़िया। जीत या हार का फैसला इसी अंतिम रणनीति से होगा। उस सेनापति ने तुरंत दस्तों के विभिन्न प्रबंधकों को आदेश दिया। फौरन नरक लोक की सेना एक अलग अंदाज में चलने लगी। काले वस्त्र पहने ब्रेसल और बाकी 5 दूतों के चेहरे पर गंभीरता थी। पानी, ब्रेसल गरजा। तुरंत प्रभु शक्ति की 6 किरणें फूट पड़ी और ब्रेसल और बाकी 6 के शरीर पानी की तरह बह गए। हर जगह बाढ़ आ गई। चुपचाप बिना आवाज किए 6 दुश्मन की ओर बाढ़ की तरह बढ़े, सीधे दिव्य क्षेत्र की नींव की ओर। दिव्य लोक की सेनाएं तुरंत क्रोधित हो गईं। दुश्मन ने उन पर सीधे हमला करने की हिम्मत कैसे की? मिलो, सेना में शामिल हो जाओ, उन्हें मार डालो। बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य लोक के कई सैनिकों और देवदूतों ने तुरंत उन 6 पर हमला करने में सहयोग किया। दुर्भाग्य से वे 6 लोग उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पानी की तरह भेदते हुए आगे बढ़े और समूह के हमलों में उनके अपने ही कुछ लोग मारे गए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह पानी की रणनीति ब्रेसल के समूह के लिए उपलब्ध सबसे रक्षात्मक शक्ति तकनीक थी। इसके अलावा वहां मौजूद सभी लोगों के पास या तो एक रक्षात्मक सॉवरेन कलाकृति थी या फिर एक आत्मा रक्षक सॉवरेन कलाकृति। इन 6 की संयुक्त रक्षात्मक शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली थी, विशेषकर तब जब उन्होंने जल रणनीति का प्रयोग किया। हाँ, ब्रेसल और बाकी लोगों ने बिना मरे हमलों का सामना किया। उन्होंने तुरंत अपने बेकाबू हमले शुरू कर दिए। पृथ्वी, अंधकार। उन 6 ने अपने अपने तत्वों और गुणों के आधार पर इस संरचना के लिए कुल 4 सर्वोच्च रणनीतियां विकसित की थीं। अंधकार, जल, वायु और पृथ्वी। पृथ्वी और अंधकार आक्रमण के लिए थे, वायु भागने और इधर उधर जाने के लिए था, जबकि जल रक्षात्मक रूप से सबसे शक्तिशाली था। एंजल बलों के केंद्र में घुसने के बाद उन्हें अब किसी बात का डर नहीं था। उनके आसपास हर कोई दुश्मन था। वे अपनी मर्जी से हमला कर सकते थे। जहां तक संप्रभु शक्ति की बात है, लिनली ने उनमें से प्रत्येक को 100 बूंदें दी थीं। उनके पास पर्याप्त से ज्यादा था। मार डालो। नरक लोक के सैनिक कुछ 7 सितारा राक्षसों के साथ एक अजेय बाढ़ की तरह आगे बढ़े। चूंकि उन 6 दूतों ने स्वर्गदूतों को पूरी तरह अराजकता की स्थिति में डाल दिया था, इसलिए वे नारकीय क्षेत्र को रोकने के लिए कोई प्रभावी बचाव नहीं कर पा रहे थे। इसके तुरंत बाद दिव्य क्षेत्र ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। नरक लोक के सभी सैनिक दिव्य लोक की ओर लगातार हमले कर रहे थे, जिससे ब्रेसल और बाकी 5 पर भी दबाव कम हो गया। हाँ, इन सभी फरिश्तों का सफाया कर दो। नरक लोक की सेना उन्मत्त हो रही थी। मूलतः केवल 100 एंजल्स ही बचे थे, लेकिन ब्रेसल के समूह के उन्मत्त हमले में उनमें से आधे मारे गए। वास्तव में ब्रेसल के समूह की संयुक्त रक्षात्मक शक्ति को देखते हुए उन्हें मारने के लिए संभवतः लगभग 112 पंख वाले एंजल्स को एकजुट होना पड़ता।
हालांकि इस अराजकता के बीच जब शुरुआत में केवल 100 या इतने ही 12 पंख वाले एंजल्स थे और अन्य दूत और 7 सितारा शैतान भी परेशानी पैदा कर रहे थे। एंजल्स एक प्रभावी समूह हमले में एकजुट होने में पूरी तरह असमर्थ थे जो ब्रेसल के 6 सदस्यों वाले समूह का सफाया कर सके। पलक झपकते ही केवल 50-60 फरिश्ते ही बचे। नारकीय साम्राज्य के सैनिकों की इस बाढ़ जैसी लहर और आसमान से उन पर पड़ने वाले हथौड़ों के प्रहार के सामने उनमें से आधे तुरंत ही मर गए। पीछे हटना, एक उन्मत्त वापसी। दिव्य लोक के साधारण सैनिक देवदूत नहीं थे, उनके पास अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाएं थीं। वे अपनी पसंद खुद चुन सकते थे। हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरे गलियारे से 500 फरिश्ते अंततः इस गलियारे की सीमा पर पहुंच गए थे। हालांकि ये बहती हुई, पीछे हटती हुई दिव्य क्षेत्र की सेना थी जिसने उनका स्वागत किया। आक्रमण करो। जब 512 पंख वाले स्वर्गदूतों को पराजित सैनिकों की इस लहर का सामना करना पड़ा तो उन्हें आगे बढ़ने में कठिनाई हुई, विशेष रूप से तब जब नरकीय क्षेत्र की सेना ने आकाश को भौतिक हमलों और आत्मा के हमलों से भर दिया, क्योंकि वे पूरी तरह से आगे बढ़ रहे थे। पलक झपकते ही इन्फिनल रियल्म के सैनिक स्टेलर कॉरिडोर के अंत तक पहुंच गए। गड़गड़ाहट। तारकीय गलियारे के ऊपर का इंद्रधनुषी प्रकाश गायब हो गया। दोनों पक्षों ने एक एक गलियारे में जीत हासिल की थी। ये प्लेन युद्ध ड्रॉ रहा। पुस्तक 21, शिखर, अध्याय 38, झूठ। हा। स्टेलर कॉरिडोर से जोरदार, उत्साहित, उल्लापूर्ण हंसी गूंज उठी। सफलता। सब खत्म हो गया। बचे हुए दूतों, जिनमें ब्रेसले के 6 लोगों का समूह और नरक लोक के सैनिक भी शामिल थे, के चेहरों पर मुस्कान थी। वे उत्साहित थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने बराबरी की लड़ाई लड़ी थी, बल्कि इसलिए कि वे अभी भी जिंदा थे। वे इस भयानक प्लेन युद्ध से बच निकलने में कामयाब रहे थे। 307 सितारा राक्षसों में से केवल 40 या इतने ही जीवित बचे। स्वाभाविक रूप से बचे हुए लोग खुश होंगे। लाखों किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर सभी सम्राट भी आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे। ऑर्लॉफ, इस बार तुम हार गए। विनाश के प्रमुख सम्राट वोड्रेड के चेहरे पर आखिरकार एक हल्की सी मुस्कान आ गई। भाग्य के प्रमुख सम्राट ऑर्लॉफ हंसे। हा, वोड्रेड, चूंकि हम बराबरी पर लड़े, इसलिए कहा जा सकता है कि मैं ये राउंड हार गया। हालांकि वोड्रेड, तुम्हारे इन्फिनल क्षेत्र की टीम की जीत का मुख्य कारण वे 6 दूत थे जिन्होंने एक संरचना स्थापित की थी। उन 6 पर किस सम्राट का नियंत्रण है? ऑर्लॉफ हार से बिल्कुल भी निराश या हतोत्साहित नहीं दिखे। वे हमेशा की तरह खुशमिजाज होकर मुस्कुराए। ये लिनली के अधीन 6 दूत हैं। विनाश के प्रमुख शासक ने कहा। ओह, भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ लिनली की ओर मुड़े बिना न रह सके। जो सम्राट इन दोनों प्रमुख सम्राटों के बीच की बातचीत सुन रहे थे, वे भी लिनली की ओर देखने लगे। तो वे 6 व्यक्ति जिनका इस प्लेन युद्ध पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, लिनली के अधीन दूत थे। लिनली, इस बार तुमने वोड्रेड की बहुत मदद की। ऑर्लॉफ लिनली को देखते ही हंस पड़ा। लिनली ने शांत स्वर में हंसते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ 6 दूत भेजे थे। अगर तुम, लॉर्ड ऑर्लॉफ, एक हाईगॉड पैरागॉन ढूंढ पाते तो वह पूरी ताकत लगाकर एक 212 पंख वाले फरिश्तों को आसानी से मार गिराता। एक पैरागॉन युद्ध के नतीजे भी बदल सकता था। जब वे 6 एक साथ आए तो युद्ध में वे लगभग उतने ही प्रभावी थे जितने की एक पैरागॉन होता। हाईगॉड पैरागॉन, इनमें से कितने हाईगॉड पैरागॉन अपनी जान जोखिम में डालकर इस प्लेन युद्ध में हिस्सा लेने को तैयार होंगे? भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ धीरे से हंसे। अगर कोई खतरा न होता तो वे मदद करने को तैयार हो सकते थे, लेकिन इस घटना की खतरनाक स्थिति को देखते हुए उनमें से कोई भी इसमें शामिल होने को तैयार नहीं था। पैरागॉन्स के लिए सॉवरेन की कलाकृतियां भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। तो फिर सॉवरेन हाईगॉड पैरागॉन्स को भाग लेने के लिए, लुभाने के लिए और क्या इस्तेमाल कर सकते थे? कुछ भी नहीं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी पैरागॉन युद्ध में भाग लेने को तैयार नहीं था। लिनली, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारे अधीन कौन सा दूत उस युद्ध संरचना को विकसित करने में सक्षम था? भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ ने अचानक पूछा। इस युद्ध संरचना को संसार युद्ध संरचना के नाम से जाना जाता है। इसे मेरे एक दूत ने विकसित किया था जिसने इस पर अनगिनत साल शोध में बिताए। लिनली ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। संसार युद्ध संरचना, संसार। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ ने ये शब्द कुछ बार बुदबुदाए, फिर खुद से थोड़ा सिर हिलाया। फिर वह लिनली की ओर मुड़ा, मुस्कुराया और उसकी ओर भी सिर हिलाया। आपके अधीन वह दूत निस्संदेह जादुई संरचनाएं विकसित करने में एक महारथी है। वह इतना विचित्र संघ विकसित करने में सक्षम था कि बहुत कम ऊर्जा बर्बाद होती है। मुझे भी उसके प्रति प्रशंसा का भाव रखना होगा। अरे ऑर्लॉफ, हारने के बाद भी तुम इतने खुश कैसे हो? मृत्यु के अधिपति हल्के से हंसे। भाग्य के अधिपति ऑर्लॉफ ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जीत, हार, पाना, हारना, ये तो बस तुलनात्मक अवधारणाएं हैं। सिर्फ घटनाओं के आधार पर जीत या हार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हा। भाग्य के अधिपति बिना किसी चिंता के खुशी से हंसे। सब लोग, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अब दिव्य लोक लौट जाऊंगा। ठीक है, लिनली। ऑर्लॉफ ने अचानक लिनली की ओर मुड़कर देखा, फिर हंसते हुए कहा, जब तुम खाली हो तो मेरे ऑर्लॉफ गार्डन में टहलने जरूर आना। मैंने तुम्हें कई बार बुलाया है। जरूर, बिल्कुल, लिनली ने तुरंत जवाब दिया। और इस तरह ऑर्लॉफ ने तुरंत दिव्य क्षेत्र के शासकों को अपने द्वारा बनाए गए एक स्थानिक विदारक स्थान में पहुंचा दिया। ऑर्लॉफ, लिनली को मन ही मन प्रशंसा भरी आह भरनी पड़ी। पिछले कुछ दिनों में उसने भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ से कई बार मुलाकात की थी,
लिनली इस ऑर्लॉफ की काफी प्रशंसा करने लगा था। जीत हो या हार, वह इतना शांत और संयमित दिखाई देता है, मानो दुनिया में उसे गुस्सा दिलाने वाली कोई चीज ही नहीं है। लिनली ने प्रशंसा भरी सांस छोड़ी। अगर ऑर्लॉफ ये प्लेनर युद्ध जीत जाता तो उसे इनाम के तौर पर इच्छाशक्ति का एक अतिरिक्त अंश मिलता। लेकिन ऑर्लॉफ जीत या हार से जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह जरा भी निराश नहीं हुआ। इस प्रकार की मानसिक समता ऐसी चीज थी जिसकी बराबरी कोई अन्य शासक नहीं कर सकता था। नारकीय क्षेत्र, स्काईराइट पर्वत। प्लेनर युद्ध समाप्त हुए आधा साल बीत चुका था। लिनली का घर पहले जैसा ही शांतिपूर्ण था। वैड भी रोमांच के लिए बाहर गया है। लिनली अपनी विशाल बालकनी में चला गया और दूर घास के मैदान में रह रहे बारूक वंश के वंशजों को घूरने लगा। उन सभी को युद्ध का शौक है। लगता है वे यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। जल्द ही ये सभी वंशज बाहर निकलेंगे और रोमांच में खुद को परखेंगे। लिनली रास्ते से बाहर निकली और मुड़कर एक शांत, एकांत और सुरक्षित जगह में दाखिल हुई। बेबे और निस्से बगीचे के एक कोने में किसी बात पर बातें कर रहे थे और दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। अरे, लिनली ने मुड़कर अपने पिता हॉग और माँ लीना को देखा। वे बगीचे के दरवाजे से बाहर निकल आए। लिनली, हॉग के चेहरे पर लगातार मुस्कान थी। पिताजी, माँ। लिनली ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, हॉग ने हंसते हुए कहा। हाल ही में तुम्हारी माँ और मैं कुछ भौतिक लोगों की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तुम और डेलिया हमारे साथ चलना चाहोगे? भौतिक लोग तो बहुत ज्यादा थे और उनमें से कई की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। कुछ की अपनी विशिष्ट नस्लें थीं, जबकि कुछ की अपनी अलग, अनोखी संस्कृतियां थीं। ब्रह्मांड के अनगिनत भौतिक स्तरों का भ्रमण करना नरक लोक में रहने से कहीं अधिक रोचक था। जरूरत नहीं है, लिनली हंसा और सिर हिलाते हुए मना कर दिया। ये बच्चा, हॉग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और हार मानकर हंस पड़ा। उसकी माँ लीना हंसते हुए बोली, हॉग, लिनली पर दबाव मत डालो। वह जब चाहे जा सकता है। लिनली के पास एक दिव्य अग्नि क्लोन था और वह अपनी इच्छानुसार किसी भी भौतिक तल में प्रवेश करने में सक्षम था। लिनली ने अपने माता पिता को विदाई दी, फिर स्वयं चला गया। एकांत आंगन में, यही वह जगह थी जहां लिनली आमतौर पर प्रशिक्षण लेता था। वह वहां घास के ऊपर खड़ा था, अपनी दिव्य अनुभूति को पूरे नरक लोक में फैला रहा था। 10,000 साल, कितना लंबा सफर। लिनली के मन में उसके बचपन से लेकर अब तक के उसके इतिहास की तस्वीरें उभरने लगीं। पिताजी, दादाजी डोहइंग, बेबे, वॉटन, डेलिया, बॉस येल, जॉर्ज, रेनॉल्ड्स, उनके सभी रूप उसके मन में तैरने लगे। इन लोगों ने लिनली की आत्मा में अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। लेकिन अचानक लिनली को किसी का ख्याल आया। माँ। जब लिनली को अपनी माँ लीना का ख्याल आया तो वह खुद को आह भरने से नहीं रोक पाया। हालांकि अनगिनत सालों के बाद उसकी माँ लीना उसके पिता हॉग के साथ जल्दी ही घुल मिल गई थी। फिर भी लीना, लिनली और वॉटन के बीच एक दूरी बनी रही। लीना के मन में अपने दोनों बच्चों लिनली और वॉटन के लिए सचमुच कोई ममता नहीं थी। लिनली और वॉटन को कैसे पता नहीं चला? काश ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माँ ने देवदूत बनने से पहले की अपनी सारी यादें खो दी थीं। लिनली ने मन ही मन आह भरी। लेकिन ठीक इसी पल, फुफ, आकाश से एक आकृति उतरी। लॉर्ड वॉड्रेड। लिनली ने देखा कि वह नवागंतुक विनाश का मुख्य शासक वॉड्रेड था। काले वस्त्र पहने वॉड्रेड के चेहरे पर मुस्कान थी। लिनली, पिछली बार प्लेनर युद्ध के दौरान तुम्हारे भेजे 6 दूत बेहद कारगर रहे थे। मुझे पता है कि तुमने उन 6 की तलाश में सदियां बिताई थीं। मैं तुम्हारे काम के लिए कभी तुम्हारा शुक्रिया अदा करने नहीं आया। लॉर्ड वॉड्रेड, मुझे आखिरकार अपने लिए दूत ढूंढने ही थे। लिनली हंसा। लिनली के विनाश के मुख्य शासक के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। हाँ, बस हो गया लिनली, मैं तुम्हारा एक एहसानमंद हूँ। विनाश के प्रमुख शासक वॉड्रेड ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो जब तक मैं उसे पूरा कर सकता हूँ तुम मुझसे करवा सकते हो। दरअसल अगर तुम कुछ परम रहस्य जानना भी चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, तुम मेरे स्पेस टाइम पैराडॉक्स को सीखने के बारे में भूल जाओ। वॉड्रेड इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे। हालांकि स्पेस टाइम पैराडॉक्स 4 दिव्य जंतुओं की संयुक्त जन्मजात दिव्य क्षमता से कमतर था, फिर भी यह व्यक्ति की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देता था। यहाँ तक कि लिनली जैसा कोई भी व्यक्ति इस तकनीक को सीखकर एडिक्ट्स के 4 प्रमुख शासकों को धमका सकता था। इसलिए वॉड्रेड उसे ये तकनीक सिखा नहीं सकता था। हाँ, लॉर्ड वॉड्रेड, अगर आपने यह बात सीधे तौर पर न भी कही होती तो भी मैं आपसे अपनी सर्वोच्च तकनीक सिखाने के लिए नहीं कहता, सिर्फ इसलिए कि मैंने थोड़ी मदद की थी। लॉर्ड वॉड्रेड, आपने इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। लिनली शांति से हंसा। ठीक है। प्लेनर युद्ध समाप्त होने और लॉर्ड ऑर्लॉफ की हार के बाद क्या उनकी कोई खास प्रतिक्रिया हुई थी? उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हमेशा की तरह वह अपने ऑर्लॉफ गार्डन में प्रशिक्षण और शोध में लीन रहता है। विनाश के प्रमुख शासक वॉड्रेड ने आह भरी। ऑर्लॉफ, वह पागल, उसे तो थका हुआ होने का मतलब भी नहीं पता। सच कहूं तो इन आदेशों के प्रमुख शासकों में से सिर्फ ऑर्लॉफ ही मुझे बेचैन करता है। आप कभी नहीं जान सकते कि ऑर्लॉफ किस तरह की बेहतरीन तकनीक निकाल लेगा, क्योंकि उस पागल को सामान्य तर्क के हिसाब से परखा ही नहीं जा सकता। लिनली हंसे बिना नहीं रह सका। वह विनाश के प्रमुख सम्राट के असंतोष को महसूस कर सकता था। उसने अपनी सर्वोच्च तकनीक स्पेस टाइम पैराडॉक्स विकसित करने के लिए इतनी मेहनत की थी, फिर भी ऑर्लॉफ को हरा नहीं पाया था। लेकिन जाहिर है ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि ऑर्लॉफ के पास एक ओवरगॉड कलाकृति थी। बस अब उसके बारे में बहुत हो गया। अभी जब मैं आया था तो देखा कि तुम्हारा मूड बहुत खराब था।
तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, क्या कोई बड़ी बात हो गई है? वुडरेड मुस्कुराया। यहाँ तक कि प्रमुख शासकों की भी भावनाएं और व्यक्तित्व होते हैं। हालांकि एडिक्ट्स के चारों प्रमुख शासक थोड़े घमंडी और अलग थलग थे, फिर भी उन्हें भी दोस्तों की जरूरत थी। लिनली द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के बाद लिनली के प्रति उनका रवैया भी कुछ हद तक बदल गया था। इसके अलावा क्लेनर युद्ध के कारण वुडरेड लिनली को अपनी तरफ से दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानने लगा था। जहां तक नंबर 1 व्यक्ति की बात है तो जाहिर है वो खुद वुडरेड ही थे, और चूंकि अब वे कुछ हद तक एक दूसरे के और करीब आ गए थे, इसलिए उनकी बातचीत भी ज्यादा सहज हो गई थी। ओह, वाकई कुछ तो बहुत परेशान करने वाली बात है। बस तुम्हें बताने का कोई मतलब नहीं है। लिनली ने आह भरी। उसकी माँ एक देवदूत बन गई थी, लेकिन उसकी पुरानी यादें खो गई थीं। इसमें कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। तुम कोशिश क्यों नहीं करते? वुडरेड ने हंसते हुए कहा। लिनली ने फिर से आह भरी। इसका संबंध मेरी माँ से है। जब मेरी माँ अपने भौतिक लोक में थी तो उन्हें स्थानीय प्रकाश संबंधी धर्म ने बंदी बना लिया था और उनकी आत्मा को प्रभुओं के लिए बलिदान कर दिया गया था। मेरी माँ एक देवदूत बन गई, और वह भी एक 12 पंखों वाली देवदूत। मैंने एक बार ऑगस्टा को ढूंढा और अपनी माँ को उनकी आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अब उन्हें आज़ादी मिल गई है, लेकिन मेरी माँ की पुरानी यादें हमेशा के लिए खो गई हैं। तुमने क्या कहा? विनाश के मुख्य शासक वुडरेड ने सचमुच भौहें चढ़ाईं। क्या फरिश्तों को अपनी याददाश्त वापस पाने का कोई तरीका है? लिनली खुद को रोक नहीं पाई और उत्साहित हो गई। उसने तुम्हारी माँ को उसकी आज़ादी वापस पाने का फैसला कैसे किया होगा? विनाश के प्रमुख शासक ने लिनली को गंभीरता से देखा। लिनली, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक फरिश्त को रिहा करने और उसे आज़ादी वापस दिलाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, और मैं कह सकता हूं कि ऑगस्टा इनमें से किसी को भी नहीं चुनेगी। लिनली सन रह गई। क्या कह रही हो? लेकिन उस दिन तो ऑगस्टा बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी आत्मा। हाँ, विनाश के प्रमुख सम्राट ठंडी हंसी हंसने लगे। उसकी आत्मा को चोट पहुंचाना, ये तो बस दिखावा था। लिनली, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर कोई देवदूत सचमुच स्वतंत्र इच्छाशक्ति प्राप्त कर लेता है तो स्वाभाविक रूप से वह देवदूत अपनी पुरानी स्मृतियां भी पुनः प्राप्त कर लेगा। तुमने क्या कहा? लिनली का चेहरा बदल गया। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ को उसकी यादें वापस नहीं आईं, जो एक बात का सबूत है। तुम्हारी माँ अभी भी नियंत्रण में है और उसे अपनी आज़ादी बिल्कुल भी नहीं मिली है। विनाश के प्रमुख सम्राट ने ठंडी हंसी हंसी। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी माँ बस उसके आदेशों का पालन कर रही है। वह जानबूझकर आज़ाद होने का दिखावा कर रही है, इस तरह बिना कोई कीमत चुकाए। ऑगस्टा तुम्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर पाया। वह इतना बढ़िया सौदा क्यों नहीं करना चाहेगा? लिनली का चेहरा सुनते ही नाटकीय रूप से बदल गया। और तुम्हारे और उसके बीच इतने खराब रिश्ते को देखते हुए उसे तुमसे किया गया वादा निभाने की चिंता क्यों करनी पड़ेगी? विनाश के प्रमुख शासक ने हंसते हुए कहा। लेकिन ऑर्लॉफ भी तो। लिनली ने जल्दी से कहा। ऑर्लॉफ को ऑगस्टा से कुछ चाहिए था, और इसके अलावा ऑगस्टा ने भी कई बार ऑर्लॉफ की मदद की है। ऑर्लॉफ पर ऑगस्टा का एक एहसान था। तुम ही बताओ, क्या ऑर्लॉफ उसकी मदद करेगा या तुम्हारी? विनाश के प्रमुख सम्राट ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। ऑर्लॉफ किसी भी सांसारिक मामलों या संघर्षों में शामिल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह इतना अद्भुत परोपकारी व्यक्ति है। मैं सीधे शब्दों में कह दूं, ऑगस्टा ने तुम्हें पूरी तरह से धोखा दिया है। विनाश के प्रमुख शासक ने कहा। पुस्तक 21, शिखर, अध्याय 39, लिनली का उग्र क्रोध। क्या वह पूरी तरह से धोखा खा गया था? यह नकली था, झूठ। ऑगस्टा। लिनली को लगा जैसे उसके सीने में एक अनाम आग की लहर दौड़ गई हो। कमीना, ऑगस्टा ने तो इस मामले में उसे धोखा देने की हिम्मत की थी। पास ही खड़े विनाश के प्रमुख शासक वुडरेड ने हंसते हुए कहा। लिनली, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं जानते कि यह ऑगस्टा कैसा इंसान है? दबंग, लालची, दुष्ट। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। तुमने सचमुच उस पर इतनी आसानी से भरोसा कर लिया? लिनली के माथे पर गहरी झुर्रियां पड़ गईं और वह भौंचक्का हो गया। मुझे ये सब पता है, बस ऑर्लॉफ मौजूद था और मुझे ऑर्लॉफ पर भरोसा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लॉर्ड वुडरेड, आपको इतना यकीन क्यों है कि ऑगस्टा ने मुझे धोखा दिया? ऐसा क्यों है कि आज़ादी मिलने पर फरिश्ते जरूर अपनी याददाश्त वापस पा लेंगे? फिलहाल लिनली इन सब बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये केवल एक ही व्यक्ति, विनाश के मुख्य शासक, की ओर से आने वाले शब्द थे। विनाश के प्रमुख शासक वुडरेड ने पूर्ण निश्चय के साथ कहा। लिनली, मैं तुम्हें ये बता दूंगा, प्रकाश के 7 शासकों में से एक ने मेरे साथ गठबंधन कर लिया है, इसलिए मुझे फरिश्तों के बारे में बहुत ज्ञान है। लिनली चुपचाप सुन रहा था, और विनाश के प्रमुख अधिपति वुडरेड ने गंभीर भाव से कहा। फरिश्ते पुनरुत्थान कुंडों से पुनर्जन्म लेते हैं। हर एक फरिश्ते पुनरुत्थान कुंड अपने प्रकाश अधिपति की आत्मा से जुड़ा है। इस प्रकार फरिश्ते पुनरुत्थान कुंडों से जन्मा हर एक फरिश्ता अपने प्रकाश अधिपति के अधीन है। लिनली ने सिर हिलाया। विनाश के प्रमुख शासक ने आगे कहा। देवदूतों के पुनरुत्थान कुंडों के विभिन्न स्तर हैं, केवल 2 उच्च स्तर के हैं, और केवल ये दोनों ही 12 पंख वाले देवदूतों को जन्म दे सकते हैं। इन दोनों पर ऑगस्टा का कब्जा है, जो इन्हें व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करती है। आपकी माँ, एक 12 पंख वाली देवदूत, को उसकी आज़ादी वापस दिलाने के 2 तरीके हैं। एक है ऑगस्टा को मार डालना। ऑगस्टा के मर जाने पर देवदूत पुनरुत्थान कुंड बिना स्वामी वाली वस्तुएं बन जाएंगे, और इस प्रकार उनसे जुड़े देवदूतों की आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगी।
स्वाभाविक रूप से वे अपनी आज़ादी वापस पालेंगे। लिनली ने सिर हिलाया। वह इस विधि के बारे में जानता था। दूसरी विधि यह है कि ऑगस्टा का एंजेलिक रिसरेक्शन कुंड से, जो तुम्हारी माँ की आत्मा से जुड़ा है, बंधन तोड़ दिया जाए। बंधन टूटते ही एंजेलिक रिसरेक्शन कुंड एक मालिकहीन वस्तु बन जाएगा और उसमें पैदा हुए सभी फरिश्ते भी ऑगस्टा से अपना आध्यात्मिक संबंध खो देंगे और इस तरह आज़ादी पालेंगे। विनाश के प्रमुख सम्राट ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लिनली, एक बार जब फरिश्ते के पुनरुत्थान कुंड से रिश्ता टूट जाएगा तो उस कुंड द्वारा बनाए गए हर एक फरिश्ते तुम्हारी माँ सहित अपनी आज़ादी वापस पालेंगे। तुम्हारी माँ एक 12 पंख वाली देवदूत है, जबकि 12 पंख वाली देवदूतों को जन्म देने वाले केवल 2 ही कुंड हैं। तुम चाहती हो कि ऑगस्टा तुम्हारी माँ की खातिर 12 पंख वाली देवदूतों के लिए एक देवदूतीय पुनरुत्थान कुंड से अपना नाता तोड़ ले। इसका मतलब है कि वह अपने आधे 12 पंख वाली देवदूतों को खो देगा। वे अपनी आज़ादी वापस पालेंगे और अब उसके नियंत्रण में नहीं रहेंगे। विनाश के प्रमुख शासक ने ठहाका लगाया। अगर उसने सचमुच तुम्हारी माँ को आज़ादी वापस पाने दी होती तो प्लेनर युद्ध के दौरान वह कुल 1212 पंख वाली देवदूतों को भेजने को कैसे तैयार हो सकता था। लिनली अब पूरी तरह समझ गया था। दरअसल उसकी माँ के लिए आज़ादी वापस पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसकी आत्मा से जुड़ा फरिश्ता पुनरुत्थान कुंड मालिकहीन वस्तु बन जाए। और ऐसा करने के सिर्फ 2 ही तरीके थे। पहला, ऑगस्टा को मार डालना। दूसरा, ऑगस्टा के लिए कुंड छोड़ देना। लेकिन ऑगस्टा उसे कैसे छोड़ सकता था? उसे छोड़ने का मतलब था उस कुंड ने अब तक जितने भी फरिश्ते बनाए थे उन सबको छोड़ देना। हरामजादे! लिनली खुद को गुर्राने और गाली देने से नहीं रोक सका। अब गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। वुडरेड ठंडी हंसी हंसा। लेकिन लिनली अपने मन में कुछ बातें सोच रहा था। एक खास बात उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। ऑगस्टा को मार डालो, उसे अभी मार डालो। लॉर्ड वॉडरेड, लिनली ने जल्दी से कहा, देवदूत जिन पर प्रभु का नियंत्रण है, क्या प्रभु उन्हें सिर्फ अपनी इच्छा से मार सकते हैं? जरूरी नहीं। वुडरेड ने सिर हिलाया और हंसा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि देवदूत कहाँ है। अगर देवदूत और सम्राट अलग अलग ग्रहों पर हैं, तो सम्राट उस देवदूत को नहीं मार पाएंगे। लिनली को अचानक समझ आ गया। ये जादुई जानवरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्वामी सेवक के बंधन जैसा था। बंधन स्थापित होने पर स्वामी आसानी से जादुई जानवर की मौत का कारण बन सकता था। हालांकि अगर स्वामी और सेवक अलग अलग ग्रहों पर होते तो वे ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की स्थिति का स्पष्ट रूप से ही अंदाजा लगा पाते। आत्मा के जरिए उनके बीच संवाद करने का कोई तरीका नहीं था, न ही स्वामी के पास सेवक को मारने का कोई तरीका था। लिनली और बेबे अलग अलग स्तरों पर होने के कारण अपनी आत्मा के माध्यम से भी बात करने में सक्षम नहीं थे। वाह! लिनली ने मन ही मन राहत की सांस ली। हालांकि ऊपर से लिनली काफी शांत दिख रहा था। झुककर उसने कहा, लॉर्ड वॉडरेड, मुझे सचमुच आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आप न होते तो शायद मैं ऑगस्टा के हाथों बहुत लंबे समय तक धोखा खाता रहता। लिनली और विनाश के मुख्य शासक ने कुछ देर और बातचीत की और फिर वॉडरेड चला गया। इसके तुरंत बाद लिनली ने अपने पवन प्रकार के शासक क्लोन को नरक लोक से दूर पाताल लोक में मृत्यु के मुख्य शासक से मिलने के लिए भेज दिया। आधे दिन बाद लिनली ने तुरंत बेरूथ और ब्लूफायर को कुछ चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। तुमने क्या कहा? बेरूथ और ब्लूफायर दोनों इतने चौंक गए कि खड़े हो गए। ठीक है, मुझे धोखा दिया गया। लिनली ने सिर हिलाया। एक परी जो सचमुच अपनी आज़ादी वापस पा लेती है और जो अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहती, उसे अपनी पुरानी यादें वापस मिल जाती हैं। क्या तुम्हें यकीन है? बेरूथ और ब्लूफायर दोनों ने एक साथ कहा। मुझे पूरा यकीन है। ये खबर मुझे वोडरेड ने दी थी और अभी अभी मेरा पवन प्रकार का सॉवरेन क्लोन मृत्यु के मुख्य सॉवरेन से मिलने पाताल लोक गया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसके सामने यह मुद्दा उठाया था और मृत्यु के मुख्य सॉवरेन ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया था कि किसी देवदूत को उसकी आज़ादी वापस पाने के केवल 2 ही तरीके हैं। इसके अलावा आज़ादी पाने और देवदूतीय पुनरुत्थान कुंड के भ्रामक आत्मा नियंत्रण से मुक्त होने पर वे स्वाभाविक रूप से अपनी पूर्व स्मृतियां पुनः प्राप्त कर लेंगे। लिनली ने धीमी आवाज में कहा। बेरूथ और ब्लूफायर ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में हैरानी का भाव था। चूंकि मृत्यु का अधिपति भी यही कहता है तो लगता है कि यह सच है। बेरूथ ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह धोखा खा जाएंगे। ब्लूफायर ने भौहें चढ़ाईं। अगर किसी और ने उन्हें धोखा दिया होता तो बात अलग थी, लेकिन धोखा देने वाला तो ऑगस्टा था। ऑगस्टा, जिससे उन्हें शुरू से ही एक अटूट दुश्मनी थी। बेरूथ और ब्लूफायर दोनों को ऐसा ही लगा और लिनली को तो और भी ज्यादा। आखिरकार उसी ने तो 4 दिव्य जीवों का रक्त सार सौंपा था। लिनली, तुम्हारा क्या फैसला है? बेरूथ ने पूछा। ब्लूफायर ने भी लिनली की ओर देखा। रुको, लिनली गुर्राया। रुको। दोनों हैरान हुए बिना नहीं रह सके। मेरे पिता और मेरी माँ भौतिक लोकों की सैर पर जाएंगे। उनके जाने के बाद मैं अपनी चाल चलूंगा। लिनली ने शांति से कहा। ठीक है, अभी तो तुम्हारी माँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बेरूथ ने भी सिर हिलाया। अब जब उनके पास एक योजना थी तो स्वाभाविक रूप से वे उसे अंजाम देंगे। आधे महीने बाद हॉग और उनकी पत्नी लीना को लिनली ने व्यक्तिगत रूप से अंतरतलीय टेलीपोर्टेशन एरे तक पहुंचाया। लिनली द्वारा दिया गया सॉवरेन पदक धारण करके उन्हें एक भौतिक लोक में टेलीपोर्ट किया गया और उनकी भ्रमण यात्रा शुरू हुई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रस्थान करने पर उच्च लोकों में एक भयानक तूफान उठेगा। पिता और माता चले गए हैं। लिनली की निगाहें बेहद ठंडी थीं। उसके बगल में खड़े बेरूथ और ब्लूफायर ने एक दूसरे को देखा। माँ नरक लोक में नहीं है।
अगर ऑगस्टा यहाँ आ भी जाए तो वह माँ को नहीं मार पाएगा। जहाँ तक स्काइरॉइड पर्वत के लोगों की बात है, मैं आप दोनों से मदद मांगना चाहता हूँ। जब तक ऑगस्टा खरबों किलोमीटर दूर से हमला करता रहेगा, मुझे लगता है कि आप दोनों स्काइरॉइड पर्वत की रक्षा कर पाएंगे। लिनली ने मुड़कर उनकी ओर देखा। बेरूथ खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। हाँ, लिनली, सॉवरेन्स तो खरबों किलोमीटर दूर से पैरागॉन को भी नहीं मार सकते। उनकी आक्रमण शक्ति की भी एक सीमा होती है। ब्लूफायर और मैं स्काइरॉइड पर्वतों की रक्षा कैसे नहीं कर सकते, तो मैं चिंता करना छोड़ दूंगा। लिनली ने बोलना खत्म किया और तुरंत टेलीपोर्टेशन एरे की ओर उड़ गया। लिनली, सावधान। बेरूथ और ब्लूफायर दोनों ने उसकी ओर इशारा किया। नारकीय क्षेत्र में रहो और मेरे द्वारा तुमसे संपर्क करने की प्रतीक्षा करो। लिनली का रूप दूरस्थ टेलीपोर्टेशन सरणी के भीतर से गायब हो गया। ब्लूफायर ने बेरूथ की ओर मुड़कर देखा, फिर भौहें चढ़ाकर कहा, बेरूथ, मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे डर लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि लिनली की यात्रा में कुछ भी गलत नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, बेरूथ ने पूरे यकीन के साथ कहा। ऑगस्टा प्रकाश के मुख्य सम्राट से ज्यादा कुछ नहीं है। उसका ओवरगॉड हथियार उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? जब तक वह ऑर्लॉफ से नहीं टकराएगा तब तक कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा लिनली एक ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास एक मिश्रित दिव्य बोध है जो एक साधारण सम्राट की दिव्य बोध से कहीं बढ़कर है। ठीक है, ब्लूफायर थोड़ा शांत हुआ। दिव्य इंद्रिय के संयोजन से लिनली अपने दुश्मन को आसानी से ढूंढ लेगा, लेकिन उसके दुश्मन को लिनली के आने का पता नहीं चलेगा। दिव्य प्रकाश विमान, धमाका। एक आकृति अचानक आसमान में चमकती हुई इतनी तेजी से आगे बढ़ती हुई कि दिव्य विमान का अंतरिक्षीय ढांचा भी कांप उठा। आसमानी नीले वस्त्र पहने लिनली भावशून्य चेहरे और ठंडी निगाहों के साथ दूर तक घूर रहा था। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ यहाँ नहीं है। लिनली की संयुक्त दिव्य इंद्रिय ने आसानी से यह जान लिया कि प्रकाश के प्रमुख शासक ऑगस्टा के निवास पर। ऑगस्टा अपने भव्य रूप से सुसज्जित द्वीप में अकेले थे, अपनी दासियों की सेवा का आनंद ले रहे थे। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ वही एकमात्र व्यक्ति थे जिनकी लिनली को चिंता थी। वे वहाँ नहीं थे। लिनली की नजरें चाकू की तरह तेज हो गईं। उस द्वीप पर कुल 2 प्रकाश सम्राट हैं, दूसरा तो बस एक छोटा सम्राट है। लिनली ने उस सम्राट की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। ऑगस्टा। लिनली के सीने में हत्या का जुनून उमड़ पड़ा और उसका क्रोध भड़कता रहा। 4 कबीले के सरदारों की उम्मीदें, अपने कबीले से उपजी नफरत। लिनली इन बातों को कभी नहीं भूला, एक दिन के लिए भी नहीं। बेरूथ को यूलान प्लेन में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा, बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। लिनली को मारने का प्रयास केवल उसके ओवरगॉड हथियार के लिए, और अब उससे झूठ बोलकर, उसे धोखा देकर 4 पूर्वजों का रक्तसार प्राप्त कर रहे हैं। ऑगस्टा की हरकतों से साफ जाहिर था कि वह अपने और लिनली के बीच की दुश्मनी को दूर करने की जरा भी इच्छा नहीं रखता था। इसी तरह लिनली के दिल की गहराइयों में उसने बदला लेने की अपनी योजना कभी नहीं छोड़ी थी। भव्य द्वीप के ऊपर हवा में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह सचमुच मजे करना जानता है। लिनली ने अपना सिर नीचे झुका लिया और नीचे की ओर देखने लगा। उसका दाहिना हाथ अचानक द्वीप की ओर दबा। गड़गड़ाहट। एक अत्यंत भयानक शक्तिशाली आभा फैली, जैसे हजारों किलोमीटर लंबे ताड़ के पेड़ का भ्रम अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। यह विशाल मायावी ताड़ का पेड़ नीचे की ओर कुचला गया, जिससे नीचे की दुनिया तुरंत कांप उठी। भव्य रूप से सजा हुआ ये द्वीप तुरंत चुपचाप चूर चूर हो गया। तुरंत बड़ी संख्या में देवदूत और अन्य स्त्रियां हवा में उड़ गईं। आकाश में 2 आकृतियां लटकी हुई थीं, एक प्रकाश की प्रमुख अधिपति ऑगस्टा और दूसरी प्रकाश की अधिपति। ऑगस्टा का चेहरा क्रोध से भर गया, और जब उसने दूर लिनली को देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह घूम गईं। वह क्रोध से दहाड़ा, लिनली, तुम क्या कर रही हो? मुझे आपके द्वीप को देखकर असहज महसूस हुआ, इसलिए मैंने इसे नष्ट कर दिया। लिनली ने शांति से कहा। ऐसा नहीं था कि ऑगस्टा लिनली के हमले को रोक नहीं पाया। असल में लिनली ने अपने हमले में ज्यादा ताकत नहीं डाली थी, क्योंकि उसने उसे हजारों किलोमीटर के एक बहुत बड़े इलाके में फैला दिया था। असल बात ये थी कि लिनली ने अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए ऑगस्टा को पता ही नहीं चला कि लिनली आ गया है। लिनली ने अचानक ही उस विशाल ताड़ के पेड़ से हमला कर दिया था, और जब तक ऑगस्टा प्रतिक्रिया करने में सक्षम हुआ तब तक उसका द्वीप धूल में मिल चुका था। तुम्हें मेरे द्वीप को देखकर असहज महसूस हुआ? ऑगस्टा की पुतलियां सिकुड़ गईं। अब उसे समझ आ गया था कि लिनली उसे परेशान करने आई है, और उसने रूखी आवाज में कहा, लिनली, तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? फुस। तुरंत आसपास मौजूद कई देवदूत और दासियां चारों दिशाओं में बिखर गईं। हे भगवान, 2 प्रमुख सम्राट युद्ध करने में सक्षम थे। अगर वे यहाँ रहे तो निश्चित रूप से मृत्यु को आमंत्रित कर रहे होंगे। लिनली मुख्य सम्राट से युद्ध करने वाला है। प्रकाश का दूसरा सम्राट भी जल्दी से पीछे हट गया। उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दे रहा था। तुम्हारे साथ लड़ाई? लिनली की अथाह ठंडी निगाहें ऑगस्टा को घूर रही थीं, और फिर विचित्र रूप से लिनली ने अपने होठों पर मुस्कुराहट बिखेरी। इस मुस्कुराहट ने ऑगस्टा के दिल को अचानक जकड़ लिया। लिनली के हाथों में अचानक जीवन परमेश्वर की तलवार प्रकट हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जीवन परमेश्वर की तलवार को बाहर निकाला और उसे अंतरिक्ष में चीर डाला। गड़गड़ाहट। आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से ढह गया, और ऊर्जा का एक प्रचंड प्रभामंडल, जो किसी सुई की तरह तेज था, एक के बाद एक विशाल अंतरिक्षीय दरारें पैदा कर रहा था। एक अत्यंत अप्रतिरोध्य स्याही से सनी जेड तलवार की रोशनी अचानक ऑगस्टा की ओर बढ़ी।
ऑगस्टा, आज वह दिन है जब तुम मरोगी। लिनली की ठंडी आवाज बिजली की तरह गूंजी और ऑगस्टा के मन में गूंज उठी। पुस्तक 21, शिखर, अध्याय 40, प्रमुख शासकों की लड़ाई। ऑगस्टा का चेहरा क्रूर था। एक धीमी सी गुर्राहट के साथ उसने अपने हाथ में पकड़े लाइटसेबर को गोलाकार घुमाते हुए वार किया। क्लैंग, दोनों ओवरगॉड हथियार आपस में टकराए। टक्कर के केंद्र ने लहरों की एक भयावह श्रृंखला बनाई जो हर दिशा में फैल गई। अनगिनत स्थानिक दरारें दिखाई दीं और आसपास का स्थान कछुए के खोल की तरह दरक गया। ऑगस्टा टक्कर से पीछे की ओर उछल गया। उसका शरीर हवा में लहराया, फिर उसने एक बार फिर अपनी दिशा पाई और लिनली को हैरानी से घूरने लगा। लिनली, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने ये दावा करने की हिम्मत की कि तुम मुझे मार डालोगे। तो तुम्हारी ताकत लगभग दोगुनी हो गई है। ऑगस्टा ने लिनली को घूर कर देखा। मैं अधिक शक्तिशाली हो गया हूँ, लेकिन आप नहीं, लिनली ने भावशून्यता से कहा। हाँ, कौन जाने हम में से कौन जिंदा बचेगा और कौन मरेगा। ऑगस्टा सचमुच हंसने लगी। एक चटकने की आवाज के साथ लिनली का पूरा शरीर उन स्याही जैसे जैड जैसे ड्रैकोनिक शल्कों से ढक गया। लिनली जैसे ही ड्रैगन फॉर्म हुआ, वे जंगली कांटे बाहर निकल आए। सचमुच, लिनली ने ठंडी हंसी हंसी। लिनली का पूरा शरीर धीरे धीरे एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो तेज गति से ऑगस्टा की ओर बढ़ रही थी, जो आकाश में कई किलोमीटर दूर थी। चीफ सॉवरेन्स के लिए इस तरह के उन्मत्त युद्ध में कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी कम समय लगता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि दोनों कितनी तेजी से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। क्लैंग क्लैंग, 2 ओवरगॉड हथियार बार बार आपस में टकराए और आसपास का स्थान बिखरने और बिखरने लगा। हर बार ऑगस्टा पीछे की ओर उड़कर गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे ऑगस्टा नुकसान में है, लेकिन साफ है कि हर बार ऑगस्टा खुद को संभाले रखने में कामयाब रहा। तुम मुझे मारना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं होगा। ऑगस्टा हंसी, लेकिन लिनली के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। अब समय आ गया है, लिनली ने मन ही मन बुदबुदाया। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक लिनली ने अपनी असली ताकत का बस एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया था, क्योंकि लिनली को डर था कि अगर उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार का वार किया और पहली ही वार में उसे सफलता नहीं मिली, तो दुश्मन इतना डर जाएगा कि वह तुरंत भाग जाएगा। इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। आखिरकार लिनली की आक्रमण शक्ति भले ही बढ़ गई हो, लेकिन उसकी गति नहीं बढ़ी। विभिन्न गहन रहस्यों के सम्मिश्रण से उनकी तलवार इरादे तकनीक पर प्रभाव पड़ा, लेकिन गति के संदर्भ में लिनली में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। मर जा, लिनली मन ही मन गुर्राया। दोनों के बीच एक और वार के बाद लिनली की जीवन परमेश्वर तलवार एक बार फिर पहले की तरह आकाश को चीरती हुई ऑगस्टा की ओर बढ़ी। उस स्याहीदार जेड तलवार की ऊर्जा थोड़ी अराजक तरीके से प्रस्फुटित हुई। ऑगस्टा ने लिनली के तलवार के वार को पहले की तरह ही रोक दिया, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आए, जीवन अधिदेव तलवार की अव्यवस्थित अस्तव्यस्त स्याहीयुक्त जेड तलवार ऊर्जा अचानक संगठित होने लगी, जैसे सैनिक एक संरचना में प्रवेश कर रहे हों। स्याहीयुक्त जेड तलवार ऊर्जा की एक किरण का निर्माण कर रहे हों जो एक आदमी की कमर जितनी मोटी थी। उसका सबसे शक्तिशाली हमला फूट पड़ा। धमाका, तलवार की ऊर्जा चमक उठी, लाइटसेबर पर जोरदार प्रहार किया। ऑगस्टा का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसे लगा जैसे कोई अदम्य शक्ति उसके लाइटसेबर को कुचल रही है और उसे उसके शरीर से टकरा रही है। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। आसपास का इलाका मानो शून्य हो गया और ऑगस्टा भी गायब हो गया। क्या ऑगस्टा धूल में मिल गया था? अरे, उसे तो बस बहुत ज्यादा चोट लगी थी। लिनली ने भौहें चढ़ाईं। उसकी दिव्य इंद्रिय ने उसे साफ साफ देख दिया कि ऑगस्टा, जिसके सीने में एक बड़ा सा छेद और चेहरा राख जैसा था, असल में उनके वारों के असर से सीखकर अराजक जगह में एक दरार में तेज रफ्तार से भाग गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऑगस्टा मेरी सबसे शक्तिशाली तलवार के वार को बिना मरे झेल पाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के लिनली ने अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया और वह भी अराजक जगह में घुस गया। सम्राटों के बीच एक युद्ध ने जरूरत से ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। दिव्य प्रकाश तल के भीतर 4 अन्य सम्राटों ने युद्ध को महसूस किया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी दिव्य संवेदना को पूरे दिव्य तल तक फैला दिया और इस प्रकार उन्होंने इस युद्ध को देखा। चीफ लगभग मारे ही गए थे। शुक्र है तलवार की उस किरण ने अपनी कुछ शक्ति बचाव कर रही लाइटसेबर पर खर्च करने के बाद उनकी छाती में बस एक छेद ही किया। यही एकमात्र कारण था कि वह बच पाए। वह तलवार का वार बहुत ही शक्तिशाली है। लॉर्ड लिनली अतीत में अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। उस हमले की शक्ति अभी अकल्पनीय। प्रकाश के चारों अधिपति पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। मुखिया की भागने की क्षमता को देखते हुए मुझे लगता है कि यह तय करने में कुछ समय लगेगा कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। मुझे लगता है कि इस युद्ध में दोनों में से एक की मृत्यु हो जाएगी। अगर मुखिया मर जाता है तो यह एक बड़ी घटना होगी। चारों प्रकाश सम्राट आपस में दिव्य इंद्रियों के माध्यम से बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगे। उनमें से कुछ ने वास्तविकता को चीरकर अराजक अंतरिक्ष में प्रवेश किया ताकि अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके लिनली और ऑगस्टा की लड़ाई देख सकें। कुछ अन्य ने तुरंत टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके दूसरे विमानों तक पहुंचकर उन प्रमुख शासकों को सूचित किया जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया था। ये स्वाभाविक ही था कि वे इतने बड़े मामले की सूचना देते। अराजक सागर की गहराई में समुद्र तल पर 10,000 किलोमीटर की परिधि वाला एक पानी के नीचे का शहर था। ये शहर सेबल लेवथान सिटी, विनाश के प्रमुख शासक वोड्रेट के 3 घरों में से एक था।
चीफ, लिनली और ऑगस्टा ने लड़ाई शुरू कर दी है। दोनों पहले ही अराजक अंतरिक्ष में अपनी जगह बना चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ऑगस्टा शायद मरने वाला है। प्रकाश का एक अधिपति टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए नारकीय क्षेत्र में पहुंचा था और फिर उसने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करके विनाश के मुख्य अधिपति को इस मामले की सूचना दी। एक प्रमुख सम्राट की मृत्यु से यह निश्चित हो जाता है कि दूसरा पैदा होगा। अगर ऑगस्टा सचमुच मर जाता तो एक स्वतंत्र उच्च सम्राट की चिंगारी पैदा हो जाती। सेबल लेवथान सिटी के उत्तरी क्षेत्र में एक ठंडी उदास संपत्ति के भीतर लिनली और ऑगस्टा, विनाश के प्रमुख शासक वुड्रेड ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिनली को सूचित करने के कुछ ही देर बाद वह ऑगस्टा को मार डालेगा। वह सचमुच बहुत पागल है। साथ ही उसने अपना हाथ ऐसे हिलाया मानो वह कोई पर्दा खोल रहा हो, वास्तविकता में एक दरार डाल रहा हो। उसका शरीर टिमटिमाया और वह एक अराजक स्थान में प्रवेश कर गया। काले वस्त्र पहने वुड्रेड अस्त व्यस्त अंतरिक्ष के बीचों बीच खड़ा था। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया और लिनली और ऑगस्टा को आसानी से पहचान लिया, जो उस समय आपस में लड़ रहे थे। लगता है लिनली पूरी तरह से बढ़त पर है। ऑगस्टा की हालत खराब लग रही है। वुड्रेड हंसा। ओह, ऑगस्टा ने सचमुच दिव्य लोक की ओर उड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि लिनली की गति उसकी गति से थोड़ी तेज है। ऑगस्टा शायद दिव्य लोक तक पहुंचने की उसकी कोशिश में बच नहीं पाएगा। अराजक ऊर्जा के बहुरंगी विस्फोटों के बीच लिनली और ऑगस्टा, एक आगे भागा, एक पीछे से पीछा कर रहा था। लिनली ने अपनी जीवन परमेश्वर तलवार हाथों में पकड़ी हुई थी। उसकी गहरी सुनहरी आंखें सामने की ओर ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। ऑगस्टा के जीवन रक्षक कौशल काफी जबरदस्त हैं। वह बिना मरे ही मेरे 2 तलवार के वार झेलने में सक्षम था। लिनली मन ही मन आश्चर्य से आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आक्रमण शक्ति उसके प्रतिद्वंद्वी से कहीं ज्यादा थी। तार्किक रूप से उसे एक ही वार में ऑगस्टा को मार डालना चाहिए था। हालांकि जब भी उसकी तलवार की ऊर्जा उसके दुश्मन पर पड़ती, ऑगस्टा अपने लाइटसेबर और एक खास जीवन रक्षक तकनीक का इस्तेमाल करके उसके शरीर के बाकी अंगों को बलिदान कर देता, साथ ही उसके महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता और उसकी जान बचाता। इसके अलावा अभी जब मैंने अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता ड्रैगन शाउट का प्रयोग किया तो उस पर उसका प्रभाव बहुत कम था। लिनली को अब तक सचमुच ये स्वीकार करना पड़ा था कि आत्मा की रक्षा के मामले में ऑगस्टा सचमुच बहुत शक्तिशाली था। उसकी तलवार की मंशा तकनीक में भौतिक और आत्मा के आक्रमण दोनों ही घटक शामिल थे। फिर भी आत्मा के आक्रमण का घटक कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर भी वर्तमान ऑगस्टा की हालत काफी दयनीय थी। लिनली, ऑगस्टा पूरी तरह से क्रोधित होकर गुस्से से चिल्लाया, ज्यादा आगे मत बढ़ो। भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ मुझ पर एक एहसानमंद हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए, अगर तुमने मुझे इसका इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया तो जब मैं दिव्य लोक पहुंचूंगा तो तुम जरूर मर जाओगे। मैं भाग्य के प्रमुख सम्राट ऑर्लॉफ को हरा नहीं सकता, लेकिन ये तभी संभव है जब वह तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हो। तुम्हें कम से कम पहले दिव्य लोक में भागना होगा। लेकिन तुम, ऑगस्टा, तुम मुझसे बचकर दिव्य लोक जाना चाहती हो? अपने सपनों में? लिनली हंसा। उसके और ऑगस्टा के बीच की दूरी काफी कम हो रही थी। बहुत जल्द लिनली उसे एक और तलवार का वार देगा। ऑगस्टा गुस्से से चिल्लाया, मैंने तुम्हारे पहले 2 वार झेल लिए और मैं तुम्हारे तीसरे और चौथे वार भी झेल लूंगा। तुम मुझे मार नहीं पाओगे, क्या ऐसा है? लिनली ठंडी हंसी। ऑगस्टा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जीवन रक्षक तलवार की तकनीकें अद्भुत हैं। तुम असल में मेरी तलवार की ऊर्जा की किरण को दूर भगाने और नष्ट करने में सक्षम हो। हालांकि शक्ति में अंतर बहुत ज्यादा है। तुम्हारी तकनीकें चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, बेकार हैं। बस मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम बच नहीं पाओगे। लिनली अब ऑगस्टा के बेहद करीब था, लेकिन अजीब बात यह थी कि लिनली ने हमला नहीं किया। अरे, ऑगस्टा भी हैरान और उलझन में थी, लेकिन लिनली बस ठंडी हंसी और ऑगस्टा के करीब आती रही। जब दोनों के बीच 10 मीटर से भी कम की दूरी थी, हा, अचानक जोरदार हंसी गूंजी। सटीक रूप से कहें तो 3 जोरदार हंसी गूंजी। लिनली का शरीर अचानक 3 हिस्सों में बट गया। एक ड्रैगन फॉर्म वाला लिनली था, दूसरा नीले बालों वाला लिनली था और तीसरा हरे बालों वाला लिनली था। साफ था कि लिनली अब अपने तीनों सॉवरेन क्लोनों की शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर रहा था। स्विश स्विश, उसके वायु प्रकार के सॉवरेन क्लोन और जल प्रकार के सॉवरेन क्लोन ने ऑगस्टा पर बगल से पिंसर अटैक किया। वे ऑगस्टा से ज्यादा धीमे नहीं थे। अचानक ड्रैगन रूपी लिनली के हाथों में मौजूद जीवन परमेश्वर की तलवार से तलवार की रोशनी की एक किरण चमक उठी। तलवार की रोशनी के उस मोटे स्तंभ में एक अत्यंत प्रचंड शक्ति थी और ऑगस्टा को अपनी गति धीमी करनी पड़ी ताकि वह हमले से निपटने में अपनी ऊर्जा केंद्रित कर सके। उसके हाथ में मौजूद लाइटसेबर एक अद्भुत चाप में घूम गया। धमाका! तलवार की ऊर्जा की किरण एक बार फिर उसकी छाती के दाहिने हिस्से में घुस गई और यहाँ तक कि उसका कंधा भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। अच्छा नहीं। ऑगस्टा ने अपने चारों ओर देखा। वास्तव में लिनली का वायु प्रकार का सॉवरेन क्लोन और जल प्रकार का सॉवरेन क्लोन उसके ड्रैगन रूपी मूल शरीर के साथ मिलकर एक त्रिभुज का रूप ले चुके थे, जिसने उसे अपने भीतर फंसा लिया था। क्योंकि लिनली के तलवार के हमले को रोकते समय उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई थी, इसलिए लिनली के पास उसे घेरने के लिए पर्याप्त समय था। ऑगस्टा, अब तुम कहाँ जा सकते हो? लिनली उस पर ठिठक कर हंसा। ऑगस्टा ने अपने चारों ओर देखा। अचानक उसने अपनी तलवार लिनली के पवन प्रकार के सॉवरेन क्लोन पर तान दी। इतनी तेजी से हमला किया कि वह अंधेरे में चमकती रोशनी की किरण की तरह लग रहा था।
क्लैंग। पवन प्रकार के सॉवरेन क्लोन के हाथ में एक सॉवरेन हथियार प्रकट हुआ, ब्लड वायलेट तलवार। ये लाइटसेबर के ब्लेड से बुरी तरह टकराया। ऑगस्टा का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा बदल गया। अभी भी भागना चाहते हो? लिनली ठिठक कर हंसा। पिछली बार जब उसने ऑगस्टा से लड़ाई की थी तो लिनली को ऑगस्टा को पूरी तरह से रोकने के लिए अपनी लाइफ ओवरगॉड तलवार पर निर्भर रहना पड़ा था। उस समय लिनली ने ऑगस्टा को रोकने के लिए अपने दूसरे सॉवरेन क्लोनों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी। उन दूसरे क्लोनों के पास कोई ओवरगॉड कलाकृतियां नहीं थीं और इसलिए ऑगस्टा उन्हें एक ही वार में मार गिराता। पर अब ओवरगॉड कलाकृतियों के बिना भी लिनली के सॉवरेन क्लोन अभी भी मुश्किल से ऑगस्टा के प्रहारों का सामना करने में सक्षम थे। ऑगस्टा का पहले का जंगली, उन्मत्त और जर्जर रूप अचानक बदल गया। वह बर्फ की तरह शांत हो गया। लिनली, ऑगस्टा ने लिनली के तीनों सॉवरेन क्लोनों को अपनी नजरों से देखा। तुम इतनी दूर क्यों जा रहे हो और मुझे ऐसी हालत में क्यों ला रहे हो? पिछली बार तुम मुझसे अपनी माँ की आज़ादी वापस मांगने आए थे और मैंने उन्हें रिहा कर दिया था। हालांकि मेरी आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उन्हें उनकी इच्छाशक्ति वापस दे दी थी। मैंने सचमुच कल्पना भी नहीं की थी कि 1000 साल से भी कम समय बाद तुम सचमुच मुझे मारने आओगे। लिनली हंस पड़ी, गुस्से से हंसी। तुम्हारी आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, तुमने मेरी माँ को उसकी आज़ादी वापस दिला दी। ऑगस्टा, ऐसे समय में भी तुम इतनी बेशर्म हो कि ये दावा कर रही हो? लिनली हंसी। ऑगस्टा ने एक भान उठाई, फिर हंस भी दिया। ओह, तो तुम्हें तो पहले से ही पता था। ऑगस्टा की हंसी कितनी तेज थी। ऐसे समय में तुम हंस पा रहे हो? लिनली ने अपनी दिव्य इंद्रिय को जितना हो सके फैलाया। उसने देखा कि उस अस्त व्यस्त अंतरिक्ष में कम से कम 6 सम्राट अपनी अपनी संप्रभु इंद्रिय से इस युद्ध को देख रहे थे। लिनली, क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं तुम्हारी सबसे शक्तिशाली तलवार के वार को कैसे झेल पा रहा हूँ? ऑगस्टा हंसा। उसी समय उसके शरीर पर प्रकाश की एक सुनहरी आभा प्रकट हुई और उसकी उभरी हुई त्वचा धीरे धीरे सुनहरे रंग में रंग गई। सुनहरा। लिनली का दिल कांप उठा। वह विनाश के प्रमुख शासकों और नियति के बीच हुए युद्ध के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। नियति के प्रमुख शासक ने भाग्य के प्रमुख शासक के ओवरगॉड हथियार के हमले को रोकने के लिए सुनहरे प्रकाश से आच्छादित अपने दाहिने हाथ पर भरोसा किया था। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा इसलिए भी था क्योंकि भाग्य के प्रमुख शासक के पास अदम्य इच्छाशक्ति और गूढ़ रहस्यों की गहरी समझ भी थी। पिछली बार जब मैंने तुमसे 4 दिव्य जंतुओं के रक्त सार लिए थे, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बदला लेने के लिए लौटोगे। ऑगस्टा धीरे से हंसा। मुझे ये भी पता था कि मेरे लिए आदर्श बनना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैंने भाग्य के प्रमुख शासक ऑर्लॉफ के साथ एक समझौता किया। मैंने उनके द्वारा मुझ पर किए गए उपकार और रक्त सार का उपयोग करके उन्हें अपनी स्वर्ण संसार शरीर तकनीक, अपनी सर्वोच्च रक्षात्मक तकनीक, जिस पर उन्होंने अनगिनत वर्षों तक शोध किया था, सिखाकर बदल दिया। लॉर्ड ऑर्लॉफ, जिनके पास अब सर्वोच्च तकनीक स्पेस टाइम पैराडॉक्स पहले से ही है, अब अपनी स्वर्ण संसार शरीर तकनीक की उतनी परवाह नहीं करते जितना पहले करते थे। शुरू में मैं इस तकनीक का खुलासा नहीं करना चाहता था। ऑगस्टा लिनली की ओर देखते हुए हंसा। लेकिन लिनली, तुम्हारी शक्ति तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा शरीर मजबूत है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जीवन परमेश्वर तलवार का सामना कर पाओगे? लिनली ने तिरस्कार भरी हंसी निकाली। भाग्य का प्रमुख शासक भी अपने शरीर के किसी अन्य अंग का इस्तेमाल करके एक परमेश्वर हथियार के प्रहार का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता।